इस वीडियो में आप NMMS नवंबर 2023 के सेट ए के पार्ट फर्स्ट मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन नंबर्स 1 to 90 को ट्रिक की सहायता से सॉल्व करना सीखेंगे। नमस्कार, मैं अनिल आयतान। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए निर्देश हमें ये दिए गए हैं। निम्न चित्र को ध्यानपूर्वक देखें तथा दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये हमारे पास चित्र दिया गया है, 3 सर्कल दे रखे हैं और इसमें संख्याएं अंकित हैं। एक्स सर्कल है वो भारतीय को रिप्रेजेंट करता है, वाई सर्कल है वो नेता को रिप्रेजेंट करता है और जेड सर्कल है वो गायक को रिप्रेजेंट करता है। इस दिशा निर्देश के अनुसार हमें दिए गए क्वेश्चन नंबर 1 से 5 को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, कौन सा चित्र भारतीय नेताओं को प्रदर्शित करता है जो गायक नहीं है। अब हमें भारतीय और नेताओं का चित्र चाहिए और लेकिन उसमें गायक का चित्र नहीं आना चाहिए। तो ये गायक का क्या है, जेड है, तो जेड वाला जो एरिया है ये इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, यानी एक्स और वाई यानी भारतीय और नेताओं का चित्र होना चाहिए। तो भारतीय और नेता उसमें से कॉमन कौन है, 2 है। तो इस प्रकार 2 जो संख्या है वो ऑप्शन 1 में दी गई है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कौन सा क्षेत्र भारतीय नेताओं को प्रदर्शित करता है जो गायक है। यानी अब हमें भारतीय नेता और गायक तीनों का क्षेत्र चाहिए। तो तीनों का जो कॉमन क्षेत्र है उसमें संख्या जो है वो 3 आ रही है और यह मान जो है ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, कौन सा क्षेत्र नेताओं को प्रदर्शित करता है जो न तो गायक है और न ही भारतीय है। यानी हमें उन नेताओं की संख्या बतानी है जो न तो गायक हो और न ही भारतीय हो। तो जो केवल नेता हो, तो केवल नेता जो है वो हमारे पास सर्कल वाई के अंदर संख्या 6 दी गई है, तो यह जो मान है वो ऑप्शन 3 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, कौन सा क्षेत्र भारतीय गायकों को प्रदर्शित करता है जो नेता नहीं है। यानी अब भारतीय और गायकों के कॉमन क्षेत्र में वो संख्या बतानी है जो नेता में कॉमन नहीं है। अब हम चित्र को देखते हैं, तो देखिए ये पर गायकों का वो क्षेत्र देखना है जो नेता में शामिल नहीं है, यानी नेता को हमने निकाल देना है। तो यानी वाई जो है ये हमने निकाल दिया और भारतीय और गायक उसमें संख्या क्या आ रही है, 4 आ रही है। यह संख्या जो है वो ऑप्शन 4 में दी गई है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा क्षेत्र गायकों को प्रदर्शित करता है जो न तो भारतीय है और न ही नेता है। यानी अब हमें केवल गायक चाहिए जो न तो भारतीय हो और न ही नेता हो। हम चित्र को देखते हैं, केवल गायक, तो गायक वाला जो है हमारे पास जेड सर्कल दिया गया है। जो केवल गायक है वो संख्या क्या है, 7 है, तो 7 जो है वो ऑप्शन 4 में दी गई है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 8 के लिए निर्देश ये दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों की श्रेणी में विभिन्न पद दिए हुए हैं। ये अक्षर है, इनकी एक श्रेणी दे रखी है जिसमें एक या अधिक पद लुप्त हैं, उन्हें प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त पद चुनें। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इस जो हमारे पास ये अंग्रेजी अल्फाबेट दिए गए हैं ये शुरू से कौन से स्थान पर आते हैं वो नंबर हमें लिखने हैं। तो देखिए आर जो है अंग्रेजी अल्फाबेट में 18 पे आता है और यू जो है वो अंडर 21 ये हमारे पास 21 पर आता है। एक्स है वो सी का उल्टा होता है यानी क्रैक्स, तो ये हमारे पास है 24 पर आता है। और फिर हमारे पास ए है वो इसके बाद, यानी ये अभी चल रही है, यानी एक्स के बाद वाई जेड फिर ए, तो ए फर्स्ट होता है, वैसे जेड क्या 26 के बाद ए आ रहा था, यानी ये क्या होगा 27, ये हमारे पास 27 हो गया। और डी है वो शुरू से 4 नंबर पर आता है, तो उसमें जेड जो 26 है उसमें जोड़ देते हैं 4, तो हमारे पास कितना हो गया 30, तो यानी ये किस पर आ गया 30 आ गया। अब आगे प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हम देखते हैं। तो 18 के बाद क्या आ रहा है 21, तो इसमें क्या हो रहा है +3 हो रहा है। और 21 के बाद 24 आ रहा है, इसमें भी क्या है +3 हो रहा है। और 24 के बाद 27 संख्या आ रही है तो ये भी +3 हो रहा है। और 27 के बाद 30 आ रहा है, ये भी +3 हो रहा है। तो इस प्रकार आगे के जो संख्या आएगी वो भी +3 होने पर आएगी। तो +3 होने पर हमारे पास संख्या यहाँ पर 33 हो जाएगी। 26 में अगर हम 33 घटाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी अल्फाबेट 26 होते हैं, तो वो संख्या बच गई हमारे पास 7। तो 7वें नंबर पर जो अंग्रेजी अल्फाबेट आता है वो क्या आता है, जी आता है।
तो इस प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अक्षर जी आएगा। यह जो अक्षर है वो ऑप्शन 2 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हमारे पास TRPNL है। अब हम इन अक्षरों के ये जो हमारे पास अंग्रेजी अल्फाबेट दिए गए हैं ये किस सीरियल नंबर पर आते हैं, इनके नंबर लिखते हैं। तो T क्या होता है, T20 होता है। इंडियन रेलवे I का उल्टा R होता है, तो R जो है हमारे पास 18 पर होता है। और P केविन पीटरसन, तो ये हमारे पास जो P है वो 16 पर होता है। और N जो है M का उल्टा होता है यानी 14 होता है। और L जो है वो 12 पर आता है। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं कि आगे क्या आएगा। 20 के बाद 18 आ रहा है यानी -2 हो गया इसमें। और फिर हमारे पास 18 के बाद 16 आया, ये भी -2 हो गया। 16 के बाद 14 आया, वे भी -2 हो गया। 14 के बाद 12 आया, ये भी -2 हो गया। तो आगे जो है 12 का -2 करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 का -2 करें तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। तो 10वें स्थान पर जो अंग्रेजी अल्फाबेट आता है वो जे आता है, इजोटी से हम याद रखते हैं इसको। और 8वें नंबर पर एच आता है, यानी इस प्रकार दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जे और एच आएगा। ये जो वैल्यू है वो ऑप्शन 2 में दी गई है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। BDFILP हमें दिया गया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा वो हमें बताना है। तो B जो है वो दूसरे स्थान पर आता है, D है वो चौथे स्थान पर आता है, F यानी फिक्स 6 यानी 6 पे आता है, I 9 यानी 9 पर आता है, L 12 पर होता है, केविन पीटरसन यानी K का उल्टा P होता है। तो यानी ये हमारे पास 16वें नंबर पर आता है। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में क्या अंतर है। तो देखिए 2 के बाद क्या है, 4 यानी +2 हो गया। और 4 के बाद 6 है, ये भी +2 हो गया। और 6 के बाद हमारे पास है यहाँ पर क्या है, 6 के बाद 9 है, तो इसमें इन दोनों में अंतर है वो +3 का हो रहा है। और 9 के बाद 12 आ रहा है, इनके भी +3 हो रहा है। और फिर 12 के बाद जो है वो +4 हो रहा है। देखिए पहले 2 में अंतर +2 का है, फिर आगे वाले में भी 2 का है, लेकिन उससे आगे वाले में 3 का, फिर 3 का, अब 4 शुरू हो गया। तो इसका मीनिंग ये है कि आगे वाले में जो डिफरेंस है वो भी +4 का रहेगा। तो 16 के बाद क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 यानी T20 होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर T आएगा। ये जो वैल्यू है वो ऑप्शन 3 में दी गई है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। 4 आकृतियां दी गई हैं जिनमें से 3 आकृतियां किसी प्रकार से समान हैं और एक आकृति भिन्न है। भिन्न आकृति को छांटिए। इन चारों आकृतियों में से हमें भिन्न आकृति छांटनी है। तो पहले के अंदर हमारे पास है ये क्रॉस का निशान बन रहा है, दूसरे में इस प्रकार क्रॉस का निशान बन रहा है, और तीसरे में भी इस क्रॉस का ये निशान बन रहा है। लेकिन फोर्थ के अंदर बीच में जो लाइन है वो एक ही दी गई है, जो क्रॉस का निशान नहीं बन रहा। तो जो भिन्न आकृति है वो ऑप्शन 4 है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 12 के लिए निर्देश दिए गए हैं। पहली इकाई में 2 आकृतियां हैं तथा दूसरी इकाई में एक आकृति है, वह प्रश्न चिन्ह है। यानी पहले हमारे पास 2 आकृतियां दे रखी है, दूसरी इकाई में एक आकृति है और एक प्रश्न चिन्ह है। उत्तर आकृतियों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो हमारे पास 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं, इनमें से कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी वो हमें छांटनी है। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या दिया गया, एक सर्कल है, बीच में प्लस का निशान है। तो ये देखिए एक सर्कल बाहर है और बीच में भी एक सर्कल कर दिया गया, और बीच और प्लस का निशान है, लेकिन बीच वाले सर्कल में वो जो प्लस का पार्ट है वो इसमें से गायब है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्ग है और वर्ग में ये क्रॉस यानी गुणा का चिन्ह दिया गया है। तो वर्ग के अंदर हमें वर्ग देखना है, और जो अंदर वाला वर्ग है उसमें गुणा का जो निशान के जो पार्ट है वो गायब होना चाहिए। तो वो किस में है, वो ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 में हमारे पास एक वर्ग दे रखा है और अंदर भी एक वर्ग दे रखा है। तो ये देखिए ये और ये जो पार्ट है अंदर वाले वर्ग में गुणा का वो गायब है। तो इस प्रकार प्रश्नवाचक स्थान पर जो आकृति आएगी वो ऑप्शन 3 वाली आएगी। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रश्न आकृतियां ये हैं। एक हमारे पास पहली आकृति में एक त्रिभुज है और उसके अंदर सर्कल है, और दूसरी आकृति में ये जो सर्कल है वो डबल यानी 2 लेयर में आ गया है। अब यहाँ पर एक वर्ग है और वर्ग के अंदर क्या है, त्रिभुज है। जो अंदर हमारे पास सर्कल था वो डबल लेयर में आया, तो अब यहाँ पर त्रिभुज है, तो प्रश्नवाचक स्थान पर त्रिभुज भी वो क्या है, डबल लेयर में आने चाहिए। तो वो ऑप्शन 3 में है। ये एक त्रिभुज है और अंदर भी एक त्रिभुज है, यानी 2 त्रिभुजें आ गई हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। 12 में जो आकृतियां दे रखी हैं वो इस प्रकार हैं। ये हमारे पास एक सर्कल, दूसरा सर्कल और 3 सर्कल, यानी 3 सर्कल दे रखे हैं। तो 3 सर्कल का मतलब हमारे पास है, अब 3 हो गया तो 3 से क्या होगा, 3 भुजाओं से बनने वाली आकृति कौन सी है, त्रिभुज है।
अब यहाँ पर हम सर्कल गिनेंगे, कितने हैं, 1 2 3 और 4 है। तो 4 सर्कल से कौन सी आकृति बनती है, चतुर्भुज बनती है। तो वो हमारे पास ऑप्शन 4 में दी गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में, एक सुबह सूर्योदय के बाद अंकित एक खंबे की ओर मुंह करके खड़ा था। खंबे की छाया ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ी। उसका मुख किस दिशा की ओर था। तो देखिए, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक खंबा है और ये यहाँ पर क्या है, अंकित खड़ा है। अब अंकित इसकी तरफ देख रहा है, तो ये इसका हाथ कौन सा हो जाएगा। अब ये मेरे सामने देख रहा है, तो मेरा जो बायां हाथ है वो इसका दायां हाथ होगा और दायां हाथ है वो क्या होगा, बायां हाथ होगा। तो देखिए, ये मेरा जो है, मेरा मुख इसके सामने है, तो इस साइड वाला मेरा हाथ है बायां है, तो वो इसका कौन सा हो गया, दाएं हो गया। तो इस प्रकार ये हाथ जो है इसका दायां है। तो जब सूर्योदय के बाद अंकित एक खंबे के मुंह करके खड़ा था, तो खंबे की छाया ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ी, यानी एक खंबे की छाया इस दिशा में पड़ रही है। अगर इस दिशा में पड़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ, जो सोर्स ऑफ लाइट जो सन है वो हमारे पास इस ओर है। ये जो हमारे पास सन हमारे पास इस ओर है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस ओर जो क्या है, ईस्ट है, ये क्या है, ईस्ट है, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। और हमारे पास ऊपर की ओर ये क्या होगा, दिशा सूचक है, इसमें ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो ऊपर क्या होगा, नॉर्थ होगा, और नीचे के साथ क्या होगा, साउथ होगा। तो ये हमारे पास ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि इसका मुख किसकी दिशा की ओर है, यानी साउथ की ओर, यानी दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण दिशा जो है वो ऑप्शन 3 में दी गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। दिए गए विकल्पों में से पृथक शब्द चुनिए, यानी जो अलग शब्द है वो हमने चुनना है। तो देखिए, ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया है, और यहाँ पर चौथे नंबर पर क्या है, कनाडा है। कनाडा क्या है, एक देश है, जबकि यूरोप, एशिया और अफ्रीका देश नहीं है, यानी ये महाद्वीप है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, यानी ये जो शब्द है वो इन तीनों से क्या है, अलग है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, 15 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक की बात हो रही है। सन क्या है, 2000 से 2001 का है। तो 2001 में जो फरवरी आएगी वो 28 दिनों की आएगी, और 2000 है, इसमें फरवरी नहीं आएगी, क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आएगा। तो वही तारीख जब दे रखी हो और फरवरी 28 तारीख की हो, तो हमारे पास दिनों की संख्या सेम दिन में कितनी होती है, 365 होती है। अब 365, इन दोनों के बीच अंतर जो है वो 365 दिनों का है। और 365 को जब हम 7 से भाग देते हैं तो एक इस पर जाएगा, 7 5 35, एक हमारे पास आ गया, और 15 उतारेंगे, 7 दूनी 14, और ये हमारे पास एक दिन का अंतर रहेगा, यानी एक दिन आगे होता है। तो शुक्रवार से अगला दिन कौन सा हो जाएगा, शनिवार। तो इस प्रकार 15 सितंबर 2001 को शनिवार होगा। ये ऑप्शन 3 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। यदि बीच में लीप वर्ष ना आए और सेम तारीख को पूछा, यानी वही सेम डेट दे रखी हो, तो जो दिन होता है वो जो दिन दिया हो उससे आगे वाला दिन सेम डेट को नेक्स्ट ईयर में होता है। ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। दिए गए खुले बॉक्स को मोड़कर जो बॉक्स नहीं बनाया जा सकता चयन करना है, यानी जो बॉक्स नहीं बनता वो हमें बताना है। तो ये हमारे पास एक हमारे पास डाइस है, यानी बॉक्स है जो खुला हुआ है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है वो आपने ध्यान से देखनी है। ये ट्रिक की सहायता से बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। तो जब हम फोल्ड करेंगे तो इसमें ये जो ABCDEF दिया गया है, तो कौन सा जो अक्षर है वो किसके विपरीत आएगा वो देखिए। तो A के जो विपरीत है वो क्या आएगा, C आएगा, यानी एक छोड़ के हमें करना होता है। तो A के अपोजिट है वो C आ गया, और D के अपोजिट है वो F आएगा, यानी हमें एक छोड़ के करना होता है। तो D के अपोजिट F हो गया है। अब बच गया कौन, B और E। तो B के जो अपोजिट है वो हमारे पास है क्या आएगा, E आएगा, यानी B के अपोजिट है वो E आएगा। अब या तो ये तीनों एक जो हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो ये तीनों हमारे पास फलक पे दिखाई दे, तीनों फलकों पे, या ये दे, या इन दोनों में से 2 और इसमें से एक दे, या इन दोनों में से 2 और इनमें से एक दे। लेकिन ये जो B के अपोजिट E है ये दिखाई नहीं देना चाहिए। D और EF अपोजिट है, यानी इन दोनों में से एक ही दिखेगा, और A और C में से भी एक ही दिखेगा। तो वो ऑप्शन तो है, वो बॉक्स बनेंगे वो सही होंगे, और जो जिसमें ये अपोजिट फलक वाले जो अक्षर हैं वो दिखाई देंगे, तो वो फलक यानी वो बॉक्स है वो इनसे नहीं बन सकता। तो देखिए यहाँ क्या CBD है, तो यहाँ देखिए C है
और इसमें बी और डी है, तो यानी ये बन सकता है। ऑप्शन 2 में क्या है, बी ई सी, तो बी का अपोजिट क्या है, ई है, तो ये दोनों इसमें संलग्न फलक हैं, जबकि ये क्या है, एक दूसरे के अलग अलग हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 में दिया गया बॉक्स है वो इसको फोल्ड करने पर नहीं बनेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अब हम 3 और 4 के बारे में देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या ई डी ए है, देखो ई डी और ए, यानी एक इधर दो इधर आ गया, तो ये बन सकता है। फिर क्या ई एफ सी है, तो ई एफ सी, तो ये बॉक्स भी बन सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 में दिया गया बॉक्स है इसको फोल्ड करने पर नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में है, एक घन के 6 पृष्ठ निम्न चित्र अनुसार रंग किए गए हैं, नीला, सफेद, लाल, नारंगी, काला और पीला। यदि नीला तथा नारंगी विपरीत पृष्ठों पर है, यानी नीला जो है वो हमारे पास है किसके विपरीत है, नारंगी की है, तो यानी ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अब देखिए, यदि नीला और नारंगी विपरीत पृष्ठों पर है तो लाल ऊपर के पृष्ठ पर हो तो नीचे के पृष्ठ पर कौन सा रंग होगा, यानी लाल के विपरीत कौन सा रंग आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए, अब यहाँ पर नीले के अपोजिट क्या है, नारंगी है। अगर नारंगी को नीले के नीचे लाएंगे तो सफेद के पीछे वाले फलक पर कौन सा देगा, नारंगी यहाँ पर आएगा तो काला नीचे आ जाएगा, और नारंगी जब नीचे की तरफ जाएगा तो काला जो है वो इस काले यानी इसके बैक साइड में चला जाएगा, जो सफेद का अपोजिट होगा। इस प्रकार यानी सफेद के अपोजिट क्या आ गया, काला आ गया। सफेद के अपोजिट तो हमारे पास काला मिल गया है, और अब हमारे पास कौन सा बच गया, पीला और लाल बच गया। तो लाल का अपोजिट कौन सा होगा, पीला होगा। तो इस प्रकार हमारे पास लाल के अपोजिट पूछा है वो पीला है। यह ऑप्शन है वो 4 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि 1 + 2 = 5, 5 + 6 = 61, तो 3 + 4 = क्या होगा वो हमें बताना है। तो जो हमारे पास यहाँ प्लस का चिन्ह दिया गया है, इसका मीनिंग ये नहीं कि इन दोनों को ऐड करके ही हमें बताना है। यहाँ कोई बीच में ट्रिक छुपी हुई है, यानी वहाँ यहाँ कोई कोडिंग है बीच में, वो हमें देखना है। देखिए 1 और 2 से 5 कैसे आएगा, तो ये इस प्रकार आएगा, 1 का स्क्वायर करके प्लस 2 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये 1 + 4 कितना हो गया 5 हो गया। अब हमारे पास 5 + 6 को 61 देखते हैं कि होता है कि नहीं, तो 5 का स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 हो गया। तो अब देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, 25 में 36 ऐड करेंगे तो 61 आएगा। तो अब हमें 3 + 4 का देखना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल कितना हो गया 25 हो गया। तो इस प्रकार 3 + 4 इक्वल कितना आएगा 25 आएगा। ये जो वैल्यू है वो ऑप्शन 2 में दी गई है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक घड़ी दर्पण में देखने पर 3:15 बजे का समय दर्शाती है, घड़ी में सही समय क्या है ये वो हमें बताना है। जब भी घड़ी में दर्पण में दिया गया समय हो या घड़ी में दिया गया समय दर्पण में जो दर्शाए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की ट्रिक हमारे पास ये है, यानी 11:60 का मतलब है 12 बजे, यानी 11:60 तो 12 बज जाते हैं, लेकिन लिखना आपने क्या है 11:60। उस जो दिए गए समय को 11:60 में से घटा दें तो जो सही समय है वो हमें मिल जाता है। तो यहाँ 3:15 दिया गया है, 3:15 का अर्थ क्या है 3:15। तो इसमें से हम इसको घटा देते हैं, तो 60 ये हमारे पास 5 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 11 में से 3 गए 8 आ गया, यानी सही समय घड़ी में जो है 8:45 होगा। यह जो मान है वो ऑप्शन 3 में है, इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 के लिए निर्देश हमें ये दिया गया है। इन प्रश्नों में एक संख्या श्रृंखला दी गई है, ये संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता हो, यानी प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जो दी गई श्रृंखला इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ के 4, 10, हमारे पास 17, 26, 38, 54 ये हमें दे रखा है। अब हमें इन जो संख्या श्रृंखला जो दी गई है और यहाँ पर क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस संख्या श्रृंखला में जो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा वो उसको हम किस प्रकार फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे जो संख्या श्रृंखला है 5 से लेकर के कहाँ तक जा गई है 183 तक गई है, तो यानी इसमें जो पैटर्न है वो मल्टीप्लाई का बनेगा।
तो सबसे पहले हम लास्ट में देखते हैं किससे मल्टीप्लाई होती है। तो 60 को जब हम 3 से गुणा करें तो कितना आएगा, 180 आएगा, और प्लस 3 करने पर हमारे पास 183 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये भी क्या है, मल्टीप्लाई 19 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 19 57, और प्लस 3 करने पर हमारे पास 60 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 8 को अगर हम किससे गुणा करें, 8 दूनी 16, यानी 2 से गुणा करें और प्लस 3 आ रहा है। और यहाँ पर क्या है, 5 को हम 1 से गुणा करें और प्लस 3 करने पर हमारे पास 8 आ रहा है। तो इस प्रकार देखिए, यानी सभी को जो नेक्स्ट संख्या है वो गुणा करने पर प्लस 3 करें तो वो संख्या हमें मिल रही है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, फिर 3 3 चल रहा है। तो यहाँ पर आगे जो संख्या है वो क्या आएगी वो देखिए। और यहाँ जो मान जो दिए गए हैं ऑप्शन में वो 185 दे रखा है, 544 दे रखा है, 552 दे रखा है, 369 दे रखा है। तो यानी ये जो संख्याएं हैं या तो जो ये +2 करने पर आएगा तो +2 तो इसमें ऑप्शन हो नहीं सकता, और दुगना करेंगे तो दुगना भी नहीं, यहाँ पे क्या +3 गुणा 3 चल रही है तो हम गुणा आगे 3 से कर देते हैं। तो 183 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 183 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 9, वो हमारे पास, और 3 को 8 से करें 24, 2, और ये हमारे पास 549 आएगा। और प्लस हमें 3 करना है तो +3 कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ गया 552 आ गया। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी वो 552 आएगी, जो ऑप्शन 4 में दी गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 27 छोटे घनों को इस प्रकार रखा गया है कि एक बड़ा घन बन जाए। ये हमारे पास 27 घन दिए गए हैं, इनको जोड़ करके एक बड़ा घन बनाया गया है। ए द्वारा अंकित घन, यानी ये जो घन है ए द्वारा जो अंकित घन है, इस घन की बात हो रही है यहाँ पर, को कितने घनों के तल स्पर्श कर रहे हैं। तो ये जो घन बना है इसको कौन कौन से कितने घन जो है वो स्पर्श कर रहे हैं वो हमें देखना है। तो इसको एक तो ये नीचे से स्पर्श कर रहा है, ये यहाँ से कर रहा है, ये इस साइड से कर रहा है, ये इस साइड से कर रहा है। तो कितने घन हो गए, 1 2 3 4 हो गए। लेकिन इस घन के पीछे, क्योंकि ये घन इसके सिर में, तो ये जो घन है इसके और इन दोनों के बीच में जो यहाँ इसके बैक साइड में घन आएगा वो पीछे से भी इसको स्पर्श कर रहा है। तो इस ए घन को कितने घनों के तल स्पर्श कर रहे हैं, वो 5 हैं, 4 तो यहाँ रहे ए और 1 इसके पीछे वाला, तो यानी 5 घन के जो तल हैं वो ए को स्पर्श करते हैं। यह ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, तीनों आकृतियों में स्थित संख्या को उन संख्याओं के योग से गुणा करने पर क्या गुणनफल प्राप्त होगा जो केवल समांतर चतुर्भुज में स्थित हैं। ये इस प्रश्न के लिए जो आकृति है वो हमारे पास यहाँ पर आगे दी गई है, वो प्रश्न वहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है। तो इस प्रकार इस आकृति को देख करके हमें उस प्रश्न का उत्तर देना है। तो हमारे पास जो प्रश्न पूछा गया है उस इस प्रश्न में हमारे पास ये दिया गया है, तीनों आकृति में स्थित संख्या को तीनों आकृतियों में स्थित एक संख्या हमें फाइंड करनी है। उन संख्याओं के योग से गुणा करने पर क्या गुणनफल प्राप्त होगा जो केवल समांतर चतुर्भुज में है। जो केवल समांतर चतुर्भुज में संख्याएं उनका योग करना है, और जो तीनों आकृति में स्थित संख्या है उसके बाद उनके गुणनफल करना है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि ये संख्या क्या है। तो ये जो हमारे पास आकृति दी गई है, तो तीनों आकृतियों में स्थित संख्या क्या है, हमारे पास 6 है। तो ये हम लिख लेते हैं। और समांतर चतुर्भुज, केवल जो समांतर चतुर्भुज में संख्या है, तो ये हमारे पास एक है समांतर चतुर्भुज है, ये 5 है वो इसके केवल इसी में है, और 4 भी समांतर चतुर्भुज में है। इन दोनों का योग करेंगे कितना आ जाएगा 9। तो 6 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कितना आएगा हमारे पास 54 आएगा। तो इस प्रकार 54 देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो 54 जो है वो ऑप्शन 3 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, रोहन एक निश्चित स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो ये दिशा और दूरी वाला जब प्रश्न हो तो इसके प्रश्न को साथ साथ पढ़ते हुए चित्र बनाएं ताकि समय का हमारे पास बच सके। रोहन एक निश्चित स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो हम मान लेते हैं कि ये निश्चित स्थान है और यहाँ से वो दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 6 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, यानी ये जो दूरी है वो 6 किलोमीटर दे रखी है। अब यहाँ से वो दाएं मुड़ता है तो इसका दायां क्या होगा, इस साइड में यानी लेफ्ट साइड में होगा। यानी जब भी दाएं मुड़ने की बात हो तो आपने क्लॉकवाइज मुड़ना होता है, और अगर बाएं मुड़ने की बात हो तो हमेशा आपने एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना होता है। तो देखिए, तो ये 3 किलोमीटर चलना है दाएं मुड़कर, तो दाएं मुड़कर उसने 3 किलोमीटर, ये मान लेते हैं कि 3 किलोमीटर है, यहाँ पर वो पहुँच गए। अब उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, यानी दाएं मुड़ना है तो वो क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो अब ये हम मान लेते हैं कि ये 2 किलोमीटर है, यहाँ 2 किलोमीटर आ गया। अंत में वह फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, यानी फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 6 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3। तो ये तो 3 किलोमीटर आ गया, और अब बाकी कितनी रहेगी? 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर और हो गया। तो इस प्रकार अब वो यहाँ पर पहुँच गया है। तो वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो ये प्रारंभिक स्थान है, इससे हमें दूरी बतानी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? ये कितना है? 2 किलोमीटर। 6 में से 2 घटा दीजिए, ये कितना आ गया? 4 आ गया। और अब ये क्या बन गई? समकोण त्रिभुज बन गई है, और ये इसका आधार है, ये इसका लंब है, हमें कारण निकालना है। तो वो क्या होता है? आधार का वर्ग यानी 3 का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। लंब कितना है? 4। तो 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 में 9 जोड़ देंगे 25। अब हम 25 का वर्गमूल करेंगे तो हमें इस कर्ण के जो मान है वो मिल जाएगा। वो कितना आ गया? 5। इस प्रकार प्रारंभिक स्थान से इसकी 5 किलोमीटर दूरी है। यह जो मान है वो ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में यह आकृति दे रखी है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की क्या संख्या है? अब इस आकृति में त्रिभुजों की क्या संख्या है वो हमें बतानी है। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के सहायता से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जो हमारे पास ये जो त्रिभुज बनी गई है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसके इधर भी एक त्रिभुज है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी ये 4 त्रिभुज साइडों में बनी हुई है। तो यहाँ पर एक 1 लिखें। त्रिभुज में जब एक हमारे पास इस प्रकार माध्यिका दी हो तो इसको यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ भी 1 और 2 लिखना है, यहाँ पर 1 और 2 लिखना है, यहाँ पर 1 और 2 लिखना है। तो देखिए, अब इन दोनों को जोड़ना होता है। तो 1 में 2 जोड़ें कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार इस त्रिभुज में जो त्रिभुजों की संख्या है वो 3 हो गई। इसी प्रकार इसमें भी 3, इस प्रकार इसमें भी 3, और इस प्रकार भी इसमें 3 हो गई हैं। तो 3 कितनी बार आया? 1, 2, 3 और 4 बार आया। तो 4 3 कितना हो गया? 12। तो ये हमारे पास 12 त्रिभुज यहाँ से मिल गई हैं। अब देखिए, अब ये जो एक हमारे पास वर्ग दे रखा है उसमें ये क्रॉस दे रखा है और एक लाइन ये दे रखी है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी उसको हम इस प्रकार करते हैं। तो यहाँ 1 लिखो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो जो हमारे पास ये 6 आया है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी कितना आएगा? 12 आएगी। तो ये पहले 12 त्रिभुज आ गई और ये 12 त्रिभुज अंदर से आ गई हैं। अब हम इसके नामकरण करते हैं। ये हमारे पास क्या है? A है, ये B है, C। अब हमारे पास यहाँ पर जो क्रॉस है यहाँ पर हम D लगा देते हैं, D E, यहाँ पर F, और ये क्या है? G है। अब ये A B C D E F G से कौन कौन सी त्रिभुजें बनती है वो देखते हैं। तो देखिए, एक तो बन गई A B D बन गई, A B D, ये एक त्रिभुज बन रही है, तो इसको जोड़ दीजिए, प्लस त्रिभुज A B D। फिर देखिए A C D बन गई है, त्रिभुज A D C। तो 2 त्रिभुजें यहाँ से मिल गई हैं। अब ऊपर से देखते हैं हमारे पास, ठीक है, F G D, तो प्लस त्रिभुज F G D हो गई है, प्लस में F E D, त्रिभुज F E D हो गई है। कितनी हो गई है? तो 1 2 3 और 4, यानी 4 त्रिभुजें हमारे पास ये आ गई हैं। तो देखिए, अब कितनी कुल त्रिभुजें कितनी बनेंगी वो देखिए। 12 में 12 जोड़ेंगे कितना आ गया? 24, यानी पहले 12 थी, फिर दूसरे में 12 और 4 ये बन गई। तो 12 और 12 24 और 4 कितने? 28। तो इस प्रकार इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है वो 28 बनेगी। यह जो मान है ऑप्शन 2 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। यदि ही को 15 सी को 35 है तो लेडी को किस प्रकार लिखा जाएगा? यानी ही का मान 15 दे रखा है, सी का मान 35 दे रखा है, तो हमें लेडी को किस प्रकार लिखा जाएगा ये मान हमें बताना है। तो पहले हम देखते हैं कि ही से 15 कैसे आया। तो एच ए। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी अल्फाबेट में एच है वो कौन से स्थान पर आता है? ये लुकिंग लाइक 8 है, यानी ये 8वें स्थान पर आता है। ई जो है वो 5वें स्थान पर आता है। तो देखिए, यहाँ क्या दे रखे? 15 है, यहाँ क्या 8 और 5 आया है। तो देखिए, 8 में जब हम 5 जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ गया? 13। तो 13 में क्या जोड़ेंगे? 15 है, तो 13 में 2 जोड़ने पर 15 आ रहा है। यानी जो अक्षर हमारे पास दिए गए हैं उनके स्थानों को जोड़ दो और उसमें 2 जोड़ने पर ये मान मिल गया। अब हम देखते हैं सी में ये पैटर्न बनता है या नहीं। देखिए एस एच ई, तो एस जो है, एस और टी में 19-20 का अंतर होता है, यानी एस जो है वो 19वें स्थान पर आता है। एच अभी हमने देखा ये 8वें स्थान पर है, ई 5वें स्थान पर है। इनको जोड़ दीजिए,
यानी 19 + 8 + 5। तो देखिए 5 और 8 कितना होगा 13, 13 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32, और 32 में अब हम कितना जोड़ दें 3 जोड़ दें तो हमारे पास 35 मिलता है। तो यहाँ से क्या पैटर्न बना, इसमें कितना जोड़ा 2, इसमें कितना जोड़ा 3, तो 2 से मीनिंग क्या है एच और ई, यानी 2 ही अल्फाबेट है तो 2 जोड़ दिए। अब इसमें कितने हैं 3 है तो इसमें 3 जोड़ दिए। तो इस प्रकार हमारे पास पैटर्न बन गया कि जो हमें अल्फाबेट दिए गए हैं उनके जो सीरियल नंबर हैं उन नंबरों को जोड़ करके और अल्फाबेटों की संख्या है उसमें ऐड कर दें तो हमें पैटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है लेडी, तो देखिए LADY है, तो L है वो 12 स्थान पर आता है, A है 1 पर आता है, D 4 पर आता है और Y जो है वो 25वें स्थान पर आता है। अब इनको जोड़ना है तो देखिए 12 में 1 जोड़ेंगे, फिर 4 और फिर 25, तो क्या बनेगा 12 और 1 कितना 13 है, 13 और 4 कितना 17, 17 और 5 क्या हो 22, 22 और 20 कितना हो गया 42। तो इस प्रकार इनका जो जोड़ है वो 42 आया है। अब ये अल्फाबेट हैं कितने 1 2 3 और 4 हैं, तो 42 में अब हमें 4 जोड़ना है, कितना आ गया हमारे पास है 46 आ गया। इस प्रकार लेडी के लिए जो कोडिंग है वो 46 आई है। यह जो मान है वो ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 29 के लिए निर्देश हमें ये दिए गए हैं। एक ठोस घन के सभी फलकों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा इसके बाद इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 512 घनाकार टुकड़ों में काटा गया है। इस आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी ये घन वाले जो प्रश्न है उससे ये हल होगा। तो इस प्रश्न को इन प्रश्नों को हम ट्रिक की सहायता से हल करेंगे। तो जो बड़ा घन छोटे घनों की संख्या कितनी दे रखी है हमारे पास 512 और इसकी भुजा कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब हमें इससे क्या निकालना होता है, सबसे पहले n का मान निकालना होता है। तो n क्या होता है, जो घनों की संख्या दे रखी है उसका जो हमारे पास है 512 है, ये किसका क्यूब है, यानी 512 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो 512 है वो 8 का क्यूब होता है और इसका क्यूब रूट करेंगे 3 से 3 कट गए, तो n का मान कितना आ गया 8 आ गया। सबसे पहले हमें n का मान निकालना होता है और इसी n की सहायता से जो ट्रिक बनी हुई है उससे हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या पूछा है, बड़े घन की भुजा की लंबाई। तो बड़े घन की भुजा की लंबाई जो निकालनी होती है n गुणा में छोटे घन की भुजा की लंबाई गुणा करनी पड़ती है। तो छोटे घन की भुजा कितनी है 3 और n का मान कितना है 8, यानी 8 को हम 3 से गुणा करें कितना आएगा 24। इस प्रकार जो बड़े घन की जो भुजा की लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर आएगी। इस प्रकार ये जो मान है ऑप्शन 2 में है, इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अब बताना है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है बड़े घन को कितनी बार काटा गया। तो इसकी जो ट्रिक है जो हमें n का मान मिला है इसी से निकालना है। इसकी ट्रिक है n-1 × 3 होता है, यानी घन को कितनी बार काटा जाए उसका मान हम इस ट्रिक से निकालते हैं। तो n का मान क्या है 8, यानी 8 में से हमें 1 घटाना है और 3 से गुणा करनी है। तो 8 में से क्या 7, 7 को हम 3 से गुणा करें कितना आएगा 21, यानी इस बड़े घन को काट करके जो छोटे 512 घन बनाए गए हैं तो उसको 21 बार काटना पड़ेगा। यह जो मान है वो ऑप्शन 4 में है, इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनके केवल 2 फलक पर रंग लगा हो। तो 2 फलक पर रंग के लिए जो ट्रिक हमारे पास ये होती है जो n-2 × 12 होती है। तो n का मान कितना है 8 हमने निकाला, तो 8 में से 2 घटा दो और गुणा हमें 12 करनी है। तो 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 को 12 से गुणा करें, 12 से कितना हो गया 72। तो इस प्रकार जिनके केवल 2 फलकों पर रंग लगा होगा उन घनों की संख्या क्या होगी 72 होगी। यह जो मान है ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए निर्देश हमें ये दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए आरेख पर आधारित हैं। ये हमारे पास आरेख बना है, इस आरेख को पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 है केवल 2 आकृतियों में स्थित संख्याओं का योग क्या होगा। जो 2 आकृतियों में कोई भी संख्याएं हैं उनको हमने देखना है। तो 2 आकृतियों में ये जो संख्या है 9 आ रही है, 9 किसमें त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज में है, और एक 8 आ रही है, पहले 9 लिख लीजिए। फिर हमारे पास 8 आ रही है जो समांतर चतुर्भुज और आयत के अंदर है, तो ये 8 होगी। और कोई संख्या जो है वो 2 आकृतियों में नहीं है, तो इनको जोड़ दीजिए। 9 में 8 जोड़ें कितना आ गया 17। यह जो मान है ऑप्शन में किसी में नहीं दिया गया है, इस प्रकार केवल 2 आकृतियों से संख्याओं का योग है वो 17 होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है केवल एक आकृति में स्थित संख्याओं का गुणनफल क्या है।
जो केवल एक आकृति में जो संख्याएं दी गई हैं उनका हमें गुणनफल बताना है। अब हम आकृति को देखते हैं। तो देखिए, इस आकृति में केवल एक आकृति में संख्याएं कौन कौन सी है वो हम लिखते हैं। यहाँ पर पहले क्या है, एक है, यहाँ लिख लेते हैं एक। ये 5 है, केवल एक आकृति में है। फिर 2 है हमारे पास, फिर हमारे पास यहाँ पर 3 है, और उसके बाद क्या है, 4 है। अब हम इनका गुणनफल करते हैं। 1 की 5 से गुणा करेंगे 5, 5 के 2 से करेंगे 10, 10 दिया 30, और 30 को हम 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 120। इस प्रकार केवल एक आकृति में दी गई संख्याओं का जो गुणनफल है वो 120 आया है। ये देखते हैं, यह जो मान है वो ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, केवल समांतर चतुर्भुज में स्थित संख्याओं के योग को केवल त्रिभुज में स्थित संख्याओं के योग से गुणा करने पर क्या गुणनफल होगा। यानी केवल समांतर चतुर्भुज में संख्याएं उनका योग करना है, और केवल त्रिभुज में संख्याएं उनका योग करके हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो आइए अब हम देखते हैं। केवल जो हमारे पास है समांतर चतुर्भुज में संख्याएं हैं वो 5 और 4 हैं, तो 5 को 4 में ऐड करना है। फिर हमारे पास केवल त्रिभुज में जो संख्याएं हैं ये हमारे पास 1 है और 2 है जो केवल त्रिभुज में है, तो इनको 1 में 2 ऐड करके इनके योग को गुणनफल करना है। तो 5 को 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आ गया, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ गया, तो 9 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ गया, 27 आएगा। अब देखते हैं 27 कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो 27 मान है वो ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33 है। ए बी को यह कहकर मिलवाता है कि यह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। बी का ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी का ए से क्या संबंध है वो हमें बताना है। तो देखिए, हमारे पास ए बी को यह कहकर मिलवाता है। पहले हम ए और बी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए है और ये क्या है, बी है। सेंटेंस पढ़ते हैं, यह मेरे पिता, यह का अर्थ यहाँ पर बी है, और मेरे पिता, तो ये हम यहाँ पर इनके जो पिता है ये इसके पिता है, बना लेते हैं। और फिर के पिता यानी पिता के पिता, यानी पीढ़ी दर एक पीढ़ी को हमने एक ही लाइन में रखना होता है। तो देखिए, अब ये ए के पिता हैं, और इस पर्सन के पिता कौन होंगे, वो हमारे पास यहाँ होंगे, यानी ये इसके पिता हो गए हैं। पिता की पोती यानी इसकी पोती, हम यहाँ पर पोती यानी एक ही लाइन में आएगा, तो यहाँ पर ये क्या है, इसकी पोती, यानी ये इसकी पोती है। तो पोती का पति है, बी जो है इसका पति है, यानी ये इसका पति है। तो अब हमें बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो बी जो है वो ए के क्या लगता है, वो उसको निकालने के लिए हमें ये जो पर्सन है वो ए के क्या लगेगी, यानी ये लेडीज है वो ए के क्या लगेगी, यानी इसका दादा भी ये है और ए का दादा भी ये है, यानी ये इसकी क्या है, बहन है। तो बहन का पति कौन है, बी, तो बहन का जो पति होता है वो क्या लगता है, जीजा लगता है। इस प्रकार बी जो ए के है वो जीजा लगेगा। ये ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नंबर 34 है, एक पंक्ति में लड़कों की सबसे कम संख्या क्या हो सकती है कि एक लड़के के आगे 2 लड़के, यहाँ हमारे पास एक लड़का बना लेते हैं, ये एक्स लड़का है, इसके आगे 2 लड़के, ये एक्स और एक्स, इस पर्सन के आगे 2 लड़के हो गए, और एक लड़के के आगे 2 लड़के, एक लड़के के पीछे 2 लड़के, तो इस लड़के के पीछे ये 2 लड़के हो गए हैं, और 2 लड़कों के बीच में एक लड़का, तो ये जो 2 लड़के हैं इनके बीच में ये एक लड़का हो गया है। तो यानी इस लड़के के आगे 2 लड़के, इस लड़के के पीछे 2 लड़के, और इन दोनों लड़कों के बीच में एक लड़का, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 3। तो यह जो मान है वो ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 टू क्वेश्चन नंबर 37 के लिए हमें निर्देश दिया गया है, हम इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो हम पहले इस जो जानकारी दी गई उसको पढ़ते हैं, फिर हमें उत्तर देना है। पी क्यू का पिता है, लेकिन क्यू उनका बेटा नहीं है, यानी ये हमारे पास है ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो पहले जब ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो सेंटेंस है जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं उसको वैसे वैसे हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो पी है वो क्यू का पिता है, ये हमारे पास पी है, और ये हमारे पास क्या है, क्यू है। तो पी है, क्यू का क्या है, पिता है, तो ठीक है, ये पिता है। अब मेल को तो हम सर्कल से डिनोट करते हैं, तो सर्कल लगा लेते हैं, लेकिन क्यू उनका बेटा नहीं है, तो क्यू पी का बेटा नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, बेटी है। तो सर्कल को कट करके ये जो सिंबल है ये बेटी के लिए हम लगाते हैं। तो ये आपने याद रखना है, यानी इस प्रकार आप प्रदर्शित करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी।
आगे देखिए, यू क्यू की बेटी है। एक यू है, यू जो है वो क्यू की बेटी है, यानी ये इसकी बेटी है, तो यू भी क्या होगी, फीमेल हो गई है। फिर आगे देखिए, डब्ल्यू पी का जीवन साथी है, ये पी है, तो जीवन साथी का मतलब पति पत्नी, तो ये पी क्या है, पिता, यानी ये मेल है, तो अब डब्ल्यू कौन हो गया, फीमेल हो गई, तो डब्ल्यू क्या है, फीमेल है, जो इसकी क्या है, पत्नी है। तो अब जब हमने सिंबल लगा रखा था तो हमें पता लग गया था कि ये एक पुरुष है। वी क्यू का भाई है, तो ये क्यू है, ये हमारे पास वी है, वी है वो क्यू का क्या है, भाई है, तो ये भाई बना देते हैं, यानी ये क्या हो गया, मेल हो गया। आर, आर वी का बेटा है, ये वी है, तो इसका बेटा कौन है, आर है, तो ये हमारे पास आर है, ये इसका क्या है, बेटा है, ये हम यहाँ पे बना लिया। फिर क्या है, टी वी का जीवन साथी है, ये वी है, ये टी हो गया, तो ये इसका जीवन साथी है, ये क्या है, मेल है, तो ये क्या होगी, फीमेल होगी, यानी ये इसकी क्या होगी, पत्नी हो गई है। एस है वो टी का पिता है, तो ये हमारे पास है, यहाँ पर एस है, ये टी का क्या है, पिता है, तो यानी ये हमारे पास बन गया, यानी ये क्या हो गया, मेल हो गया। अब हमें जो प्रश्न 35 से 37 दिए गए हैं, इस जो डायग्राम हमने बनाया है इस आधार पर हमने उनके उत्तर देने हैं। तो 33 में है, आर की दादी कौन है, आप चित्र को देखते हैं तो देखिए, आर यहाँ पर है, तो इसकी दादी कौन है, तो आर का पिता कौन है, वी है, वी भाई किसका है, क्यू का, तो वी का पिता कौन हो गया, वी का पिता पी हो गया, और वी की माँ कौन हो गई है, डब्ल्यू हो गई है। तो आर की जो दादी है वो पिता की माँ होती है, तो यानी पिता की माँ कौन है, डब्ल्यू, डब्ल्यू है, इस प्रकार आर की दादी कौन हुई, डब्ल्यू हो गई है। तो ये हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, डब्ल्यू जो हमारे पास ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। फिर है, डब्ल्यू का बेटा कौन है, अब हमें बताना है कि डब्ल्यू का बेटा कौन है। डब्ल्यू का जो बेटा है वो वी है, ये इस प्रकार, तो इस प्रकार वी देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो वी जो है 36 के ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। डब्ल्यू का टी से क्या संबंध है, तो डब्ल्यू टी के क्या लगती है वो हमें बताना है। तो देखिए, हमारे पास डब्ल्यू है, ये हमारे पास टी है, तो टी कौन है, तो टी जो है वो वी की पत्नी है, और पति की माँ जो है वो क्या होती है, सास होती है, तो डब्ल्यू टी के क्या लगेगी, सास लगेगी। अब हम ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में सास दिया गया है, तो डब्ल्यू का टी से क्या संबंध है, सास, ये ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38 एंड क्वेश्चन नंबर 39 के लिए निर्देश हमें दिए गए हैं। ये जो हिंदी में विकल्प जो दिया गया निर्देश है वो सही नहीं है। इंग्लिश में देखिए क्या दिया गया, द 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ ए डाइस आर गिवन बिलो। ये डाइस की हमारे पास 3 डिफरेंट साइड दे रखी हैं। सेलेक्ट द सुटेबल आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, 39 जो दिए गए हैं, इसके आंसर हमें इसको देख करके बताना है। और इस प्रश्न में एक गलती और है, तो यहाँ पर जो हमारे पास अल्फाबेट दे रखे हैं वो कितने हैं, इन जो डाइस के अंदर जो अल्फाबेट दिए गए वो कितने, देखिए ए पी आर 3 ये हो गए हैं, क्यू एल एक्स 3 ये हो, 3 और 3 कितने हुए, 6 हो गए हैं। इसमें क्यू एल है और बी और आ गया है, तो इस प्रकार यहाँ पर ए और बी के स्थान के ऊपर एक जो अंक है यानी ये समान होगा, तो यानी ये बी के स्थान पर यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था। ये यहाँ पे गलत प्रिंटिंग है, यानी एक तो हिंदी में ये जो टाइपिंग है ये गलत है, और दूसरा बी के स्थान पर ए आएगा, ये भी गलत है। तो अगर हम ए लेते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, अगर बी क्वेश्चन नंबर 38 के लिए हमारे पास पूछा है कि क्यू के विपरीत सतह पर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है पी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा। अब हम देखते हैं पहले और आखिरी डाइस में, इसमें ए कॉमन है और इसमें ए कॉमन है, तो पहले हम ए लिख लेते हैं। तो ये ए दोनों में जो एक अक्षर जब कॉमन हो तो इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो ए के बाद क्या है, क्यू, यहाँ लिखिए, क्यू के बाद कौन है, एल, यहाँ पे लिखिए, ये इसकी ट्रिक है। अब इसमें ए है, ए जो है ए के नीचे ए लिखिए, ए को आगे कौन आएगा, आर, आर यहाँ आ गया, और आर के बाद क्या आ गया, पी, पी यहाँ आ गया। अब देखिए क्यू के विपरीत कौन आएगा, तो ये क्यू के विपरीत आ गया, क्यू के विपरीत कौन आ गया, आर आ गया। तो इस प्रकार क्यू के विपरीत आर आएगा, ये ऑप्शन 3 में दिया गया, इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। पी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, तो पी के विपरीत कौन है, एल, तो एल जो ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 38 और 39 को ट्रिक की सहायता से सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 40 में है, बस स्टैंड जयपुर से आगरा के लिए बस हर 30 मिनट में निकलती है, यानी एक बस जब निकली उसके बाद अगली बस है वो 30 मिनट के बाद निकलती है। पूछताछ खिड़की पर कर्मचारी ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, यानी 30 मिनट पर निकलती है तो 10 मिनट पहले जा चुकी है, तो अगली
और बताया कि अगली बस है वो 11:15 पर प्रस्थान करेगी। कर्मचारी ने यात्री को यह जानकारी किस समय दी? तो हर बस जो है वो 30 मिनट बाद जाती है और कर्मचारी ने यह बताया यात्री को कि 10 मिनट पहले जा चुकी है। तो 30 में से जब हम 10 घटा देंगे तो यानी वो 20 मिनट बाद बस है वो जाएगी। अब देखिए बस कब जा रही है? 11:15 पर जाएगी। तो 11:15 में से अगर हम 20 मिनट घटा दें तो देखिए क्या, वैसे तो हम सिंपलीफाई हल कर सकते हैं कि 10:55 आएगा इसमें समय, लेकिन इस प्रकार कैसे हल होगा? तो देखिए यहाँ से 5 में से 0 गए, 5 आ गया। अब यहाँ पर 1 में से 2 नहीं जा सकता तो यहाँ से कैरी लेंगे। तो यहाँ से कैरी लेने का अर्थ ये है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी इसमें से 1 घंटा जाएगा। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। तो यानी यहाँ क्या रहेगा, 10 बजकर ये कितना हो जाएगा, 75 मिनट हो जाएगा। और इसमें से हमें 20 मिनट घटाना होता है। तो ये 5, ये भी 5 और ये कितना के 10। तो यानी कर्मचारी ने यात्री को 10:55 पर जानकारी दी। यह जो मान है वो ऑप्शन 3 में दिया गया। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? ये त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुजें बनेंगी वो हमने बतानी है। ये पहले हम जो वर्टिसेस हैं उसके ऊपर नाम लिख लेते हैं। ये हमारे पास A, B, C और ये हमारे पास क्या हो गया, O हो गया। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं AOB। तो त्रिभुज AOB में कितनी त्रिभुज बनती हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जब एक त्रिभुज में एक माध्यिका दे रखी हो तो यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है। तो यानी ये जो लाइन यानी वर्टिकल लाइंस दे रखी हो तो इसको इस प्रकार लिखना होता है। तो 1 में 2 जोड़ दो, कितना आ गया, 3। तो त्रिभुज AOB में 3 त्रिभुज बनेंगी। अब देखिए फिर क्या है, BOC, त्रिभुज BOC, इसमें भी क्या बने, 3, यानी 1 और 2 है, यानी एक ही इसमें वर्टिकल लाइन्स है तो इसमें भी 3 त्रिभुज बन जाएंगे। ये हमारे पास इसकी ट्रिक है ये। अब इसमें AOC, त्रिभुज AOC में तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ 2 लिखिए, इन दोनों को जोड़िए, ये भी 3 त्रिभुज बन जाएंगे। इस प्रकार इन कितनी बन गई, 9 त्रिभुज बन गई है, इनको जोड़ लीजिए। अब हम लेते हैं आधार AB। तो आधार AB से कौन कौन सी त्रिभुजें बन रही हैं देखिए। तो आधार जब हम AB लेंगे तो कौन सी त्रिभुजें बनेंगी, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं DEF लिख लेते हैं। तो एक तो बन गई ADC बन गई है आधार AB से, एक बन गई BCD, कितनी बन गई, 2। तो यानी इससे 2 त्रिभुजें बन गई हैं। अब हम आधार जो है, आधार दूसरा कौन सा ले लें, BC। तो BC से भी कितनी बनेंगी देखिए। तो BC से भी BAE 1 बन गई, CAB 2 बन गई, तो ये भी 2 त्रिभुज बन जाएंगी। फिर हमारे पास आधार जो है अब कौन सा रह गया, AC। तो हम AC ले लेते हैं, आधार AC। तो आधार AC से क्या बनेगा, ABF और CBF, यानी 2 ये बन गई हैं। अब देखिए कुल त्रिभुजें कितनी हो गई हैं, 9 ये हैं, 2 और 2 4 और 2 6 ये होगी। तो 9 प्लस 6 तो ये आ गई हैं। और एक बड़ी त्रिभुज है, कौन सी, त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ABC। तो कितनी बन गई, 9 और 6 15 और एक क्या हो गया, 16। तो इस प्रकार इस त्रिभुज में जो कुल त्रिभुजों की संख्या है वो 16 है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अब आप याद भी रख सकते हैं कि इस प्रकार की आकृति जब दी गई हो तो इसमें हमेशा 16 त्रिभुजें बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो इसका जो ये जो हमारे पास दे रखा है इसका मान क्या होगा। तो पहले हमारे पास ये जो संख्याएं दी गई उसको लिख लीजिए, 330। फिर गुणा यानी मल्टीप्लाई 15 है, तो मल्टीप्लाई को आपने किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या, डिवाइड। तो यहाँ डिवाइड लिखिए, डिवाइड 15। फिर प्लस 15 प्लस क्या है, 2 है, प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पर, माइनस, तो -2 कर दीजिए। और -7 है तो माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 7 हो गया। फिर है डिवाइड 5, तो डिवाइड का क्या है, प्लस, तो प्लस 5 कर दीजिए। अब हम इसको बोर्डमास नियम से हल करेंगे, BODMAS, ये ट्रिक आपने याद रखनी है। B से ब्रैकेट रहता है, इसमें है नहीं। O से ऑफ यानी का अर्थ गुणा होता है, वो भी इसमें नहीं है, ये गुणा नहीं, ऑफ वाली, का वाली। D से डिवाइड है, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन और S से क्या है, सब्ट्रैक्शन है। यानी हमें इस क्रम में इसको हल करना है। तो सबसे पहले कौन सा है, डिवाइड। तो जिन दो संख्याओं के बीच में डिवाइड का चिन्ह है सबसे पहले हम उसको हल करेंगे। तो 330 को हम 15 से भाग देंगे, -2 गुणा 7 जमा 15 हो गया। तो इसको काटेंगे, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 22 आ गया। तो 22 -2 गुणा में 7 जमा 15 हो गया। अब क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22
2 की 7 से गुणा करेंगे 14 हो गया प्लस 5। अब हम एडिशन 22 और 5 कितने हो गए 27 हो गए हैं और माइनस कितना हो गया 14। अब हम घटा देंगे 27 में 14 का कितना आ गया 13। तो इस प्रकार इसको हल करने पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी वो 13 आएगी। ये जो मान है ऑप्शन 2 में दिया गया है, इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। एक छात्र के एक परीक्षा में जितने प्रश्नों के उत्तर सही होते हैं उससे दोगुने उत्तर गलत होते हैं। तो हम सही उत्तर को हम क्या मान लेते हैं, सही जो उत्तर हैं उसको हम x मान लेते हैं और गलत उत्तर जो हैं वो क्या होते हैं, तो उसके दोगुने उत्तर गलत होते हैं। जितने सही होते हैं उसके दुगने क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो सही x है तो हमारे पास गलत उत्तर है वो कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। यदि उसने 24 प्रश्नों को हल किया, यानी जो प्रश्न सही प्रश्न थे वो x और गलत प्रश्न थे वो 2x, तो इनको जोड़ दीजिए। x में 2x जोड़ दिया तो इन प्रश्नों की संख्या कितनी आ गई है, 24। तो ये हमारे पास 24 आ गई है। तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए, यानी x का हमें मान ज्ञात करना है। तो x में 2x जोड़ेंगे कितना आएगा, 3x। 3x बराबर 24। तो x बराबर कितना आ गया, 24 को हम 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 8। इस प्रकार उसने सही जो प्रश्न हल किए हैं उनकी संख्या कितनी है, 8 है। यह मान है वो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इस प्रकार इसका आंसर जो है वो क्या हुआ, 8 हुआ। और अगर उसने गलत प्रश्नों के उत्तरों की संख्या पूछी हो तो x की जगह 8 रखो, 8 दूनी क्या हो जाएगी 16, तो वो इसमें 16 जो ये मान आ जाएगा। यदि यहाँ सही की जगह गलत पूछा होता तो यानी ये इसमें मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। शब्द एजुकेशन में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। पहले हम इसको दोबारा लिख लेते हैं ई। अब हम जो ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेट दिए गए हैं ये किस स्थान पर आते हैं उनका लिख देते हैं। ई जो है वो 5वें स्थान पर आता है, ये 4 पर आता है। यू अंडर 21 पे आता है। सी 3 पर आता है। ए 1 पर आता है। टी 20 पर होता है। ये आई 9 पर होता है। एल का उल्टा ओ, एल 12, तो यानी ये हमारे पास 15 पर होता है और एन 14 पर होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से युग्म हैं जिसमें उतने ही अक्षर बीच में हैं। तो देखिए ये 5 के बाद 4 यानी 4 के बाद 5, यानी इसमें कोई भी 4 के बाद 5 यानी डी और ई ये इकट्ठे हैं, कोई अक्षर बीच में नहीं है, तो एक युग्म ये हो गया। फिर हमारे पास 14 और 15 हम देख रहे हैं, तो ये भी एक युग्म हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, यहाँ 5 है, इसमें युग्मों की जो संख्या है वो 3 बनी है और 3 मान जो है वो ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इस आकृति में त्रिभुज कितने बनेंगी उसको हम हल करते हैं। उसके लिए ट्रिक हमारे पास ये है, ये जो प्लस का निशान बन रहा है और ये इसमें एक वर्ग बना हुआ है, इसमें नंबर लिखेंगे क्या, यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये कितने भाग बन गए 4। तो इसकी ट्रिक ये है 4 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितने आ गई 8 त्रिभुज। तो इसमें 8 त्रिभुज बन गई हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एक यानी ये त्रिभुज भी बन रही है, एक ये बाहर वाली बन रही है, एक ये भी यहाँ से ये त्रिभुज बन रही है और एक ये बन रही है, और कोई भी त्रिभुज इनकी सहायता से नहीं बन रही। तो ये कितनी त्रिभुज हो गई हैं, प्लस 1 2 3 और 4, तो 4 त्रिभुज ये बन गई हैं। तो टोटल जो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई है 12। तो इस प्रकार इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 12 है। यह जो मान है ऑप्शन 3 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। संख्या 46 से 50 के लिए निर्देश हमें ये दिया गया है। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में ये आकृतियां दे रखी हैं, एक निश्चित क्रम अनुसार कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। ये संख्याएं इसमें लिखी गई हैं, इनका एक निश्चित क्रम है। इनमें से एक संख्या लुप्त है, यानी यहाँ जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें है, इसमें यहाँ पर है और इसमें यहाँ पर है। तो लुप्त संख्या के ज्ञात करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त हो। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए अब हम देखेंगे कि इनमें रिलेशन क्या बन रहा है। यहाँ 21 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है। तो अब देखिए ये 21 कैसे आएगा, तो 7 ये 21 हो रहा है, पर 9 का 3 कैसे बनेगा। तो वो यहाँ पर देखिए 7 को हम 9 से गुणा करें और 3 से भाग दे दें, तो 3 3 9, तो 7 ये 21 हो गया। हम इसी प्रकार इसको 6 3 18 हो रहा है, तो यहाँ पर भी 9 है, तो क्या होगा, हमें ये पैटर्न, अब हमें ये पैटर्न मिल गया है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम x लिख लेते हैं। तो 6 की गुणा हमें x से करनी है, 6 गुणा में x और भाग हमें 3 से देना है और संख्या कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो x बराबर कितना है 14/2 हो जाएगा। तो कैंसिल करेंगे 7 पर। तो x पर जो संख्या आएगी यानी प्रश्नवाचक के स्थान पर जो संख्या आएगी वो कितना आएगी 7 आएगी। यह जो मान है ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं।
3 4 6 15 दे रखा है। 6 8 4 प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या है वो हमें बतानी है। 9 7 8 दे रखा है। देखिए 3 चौके 12, 12 के बाद नज़दीक संख्या है और 7 निम 63 के नज़दीक हमारे पास संख्या है। तो ये कैसे हो रहा है देखिए, तो 3 को 4 से हमें गुणा करना है तो कितना आ गया 12 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या 6 का हमें कितना बनाना 3, तो 12 में हम 6 को हम 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास 3 आ जाते हैं। 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया। यानी ये हमें पैटर्न मिला है। क्या ये पैटर्न इसमें लागू होता है वो हम देखते हैं। 9 को 7 से गुणा करें तो 7 में कितना हो गया 63, तो 63। और यहाँ पर क्या है 8, तो 8 को हमें किससे भाग देना है 2 से, क्योंकि इसमें भी 2 से भाग दिया 4। 63 में 4 जोड़ दें तो कितना आ गया 67। तो इस प्रकार ये हमें पैटर्न मिल गया। तो 6 को 8 से गुणा करो तो 6 गुणा में 8 कितना हो गया 48। हमारे पास कितना है 4, तो 48 में जमा 4 बटे 2, तो यानी 2 जोड़ना है। 48 में 2 जोड़ने कितना आ गया 50। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वो 50 आएगी। यह जो मान है वो ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें 5 4 6 9 का 54 बनाना है। 7 3 4 8 के वही पैटर्न अप्लाई करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हमारे पास यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, 6 है। तो ये किस हिसाब से बनेगा देखिए, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16। तो ये कितना आ गया हमें 25 में 16 कट करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। अब इसका करते हैं 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी 81 माइनस 36। तो 81 में से 36 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 45 आ गया। अब हम देख 9 प्लस 9 में प्लस कर दीजिए कितना 45, तो ये कितना आ गया हमारे पास 54 आ गया। तो इस प्रकार ये संख्या 54 आई है। तो पैटर्न क्या बना, इनके स्क्वायर का डिफरेंस दोनों का जो मान आएगा उसको ऐड करने पर यहाँ पर संख्या आएगी। तो 7 का स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 49 माइनस 9 कितना आ गया 40 हो गया। 8 का स्क्वायर, नीचे 8 है और फिर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, यानी 64 माइनस 16। तो 64 माइनस 16 करने पर हमारे पास 48 आएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 40 और 48 कितना हो गया 88। यानी प्रश्नवाचक के स्थान पर जो संख्या आएगी वो 88 आएगी। यह जो मान है वो ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हम दे रखा है। तो इसका ये कैसे आएगा, फिर हमारे पास यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पे 30 दे रखा है। पहले इन दोनों से हम पैटर्न फाइंड करते हैं और उससे हम इसका मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हम देखते हैं कि ये 15 किस प्रकार आता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 माइनस 3 प्लस यहाँ पे 7 और 5 है, तो 7 माइनस 5 करते हैं तो क्या आता है देखिए, 4 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया और 7 माइनस 5 करेंगे 2 आ गया। कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो 3 का 15 कैसे होगा, यानी हमें 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 15 आ जाएगा। यानी इनके जो डिफरेंस निकाल के इसका और इनका और उनका योग करने पर 5 करने पर 15 आया है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ के 5 यहाँ पे 2 है, तो 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। यहाँ कितना है 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 करेंगे कितना, ये भी 3 हो गया। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 में 3 ऐड करेंगे हमारे पास कितना है 6, और हमें 6 को किससे मल्टीप्लाई करनी है 5 से, तो 6 5 से कितना होता है 30 होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 30 आ गया। तो ये हमें पैटर्न मालूम हो गया है। अब हम इसका पैटर्न, इसी पैटर्न का प्रयोग करके प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हम ज्ञात करते हैं। तो 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 और 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, इनको ऐड कर दो कितना हो गया 7। अब हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 35। यानी प्रश्नवाचक के स्थान पर जो संख्या आएगी वो 35 आएगी। यह जो मान है वो ऑप्शन 3 में दिया गया। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। हमारे पास 6 4 5 3 24 20 18 और प्रश्नवाचक दे रखा है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसके लिए हम पैटर्न फाइंड करते हैं। यहाँ 24 है, यहाँ 4 है, 6 है, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 जा कितना आ गया 24, और यहाँ 18 है, यहाँ 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई 3 18 हो गया। यहाँ 20 है तो 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया। तो ये क्या होगा, इनकी भी मल्टीप्लाई होगी, 5 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 15। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर संख्या 15 आएगी। यह जो मान है ऑप्शन 2 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। 51 एंड 52 के लिए निर्देश में दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से अक्षरों का एक सही समूह चुनिए जिनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सके। तो ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, यहाँ पर अक्षरों का कौन सा समूह आएगा वो हमें चुनना है। तो इस और फिर वो एक सिमेट्री के अंदर बन सके।
तो देखिए इसमें जो हम फिल करेंगे वो ऑप्शन 3 पर फिल करेंगे। तो पहले क्या है, हमारे पास ए है, यहाँ पर हमारे पास बी है, फिर हमारे पास सी आएगा, फिर नहीं, पहले हमारे पास ए बी, सी की जगह क्या आएगा डी, ये डी आएगा, फिर हमारे पास ए, यहाँ सी और यहाँ पर क्या आएगा बी आएगा। अब देखिए ए सी डी बी, ये बन गया ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी। तो यानी इसमें जो सिमेट्रिक है वो ए सी डी बी की बनी है। ये मैंने प्री सॉल्यूशन किया था, इस प्रकार मुझे मालूम था कि ऑप्शन 3 आएगा। आपको एग्जाम में कैसे करना है, आप एग्जाम के अंदर इसमें जो दिए गए ये जो ऑप्शन है वो फिल करके देखने हैं, और किस में एक सिमेट्रिक पैटर्न बनता है वो पैटर्न, वो जो ऑप्शन होगा वो इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अब हम 52 में देखते हैं कि कौन सा आएगा। तो 52 में ऑप्शन 2 में जो दिए गए अक्षरों का समूह है वो फिल करते हैं। यहाँ पर हम क्यू फिल करते हैं, फिर हमारे पास पी है, यहाँ पर पी आ जाएगा, फिर भी पी है, फिर पी यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर क्यू आएगा और यहाँ पर आर आएगा। तो ये आपने सभी ऑप्शन जो है इसमें फिल करके देखने हैं। इसकी ट्रिक यही होती है और कोई ट्रिक नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो देखिए क्यू क्यू आर आर पी, यानी पहले हमारे पास है इसमें क्यू रिपीट हो रहा है, आर और पी आ रहा है। अब क्यू के बाद क्या है आर, तो आर आर, उसके बाद क्या है पी, तो पी पी और फिर क्यू बन गया। अब आर के बाद कौन है पी, तो देखिए पी पी, फिर पी के बाद क्या हुआ है तो डबल क्यू, फिर आर, फिर क्यू क्यू आर आर पी। तो यानी ये इसमें एक सिमेट्रिक पैटर्न बन गया। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है। एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां स्थान है और बी का दाएं से 12वां स्थान है। यहाँ पर ए है, ये बी है, तो ए है बाएं से 15वां और बी है दाएं से 12वां है। अगर वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो बी का दाएं से 19वां हो जाता है, यानी पहले भी ये दाएं था और अब भी ये क्या है दाएं है, तो दाएं से क्या हो जाता है 19 हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो ये ए का स्थान कौन सा है बाएं है, तो इसका बाएं से स्थान है और इसका दाएं से स्थान ये है, क्योंकि अब हमें बताना है कि पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। तो इन दोनों को ऐड करना है, क्या करना है ऐड, तो 15 प्लस 19 करना है और एक इसमें से क्या कर देना है कट कर देना है। तो देखिए तो 1 हम इसमें से कट कर देंगे, तो 15 प्लस 19 हमारे पास कितना हो गया 34 हो गया, 34 माइनस 1 करेंगे कितना आ गया 33। तो इस प्रकार पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 33 है, यह मान ऑप्शन 2 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में चौथे स्थान पर होगा। तो डिक्शनरी है उसके अनुसार देखना है कि कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा, कौन सा शब्द दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर आएगा। तो चौथे स्थान पर आने वाले शब्द को हमने इसमें ढूंढना है। तो देखिए अब हम CRU, इसमें भी CRU है, इसमें CRU है, इसमें CRU है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या आ गया ISE है, और इसमें क्या है PP, हमारे पास ER है, इसमें SAD है, इसमें हमारे पास DE है। तो इसमें क्या है IPSD है। तो सबसे पहले स्थान पर कौन सा आ जाएगा डी वाला, यानी ये 1 नंबर पर आ जाएगा। तो डी के बाद कौन आएगा आई, तो डी के बाद आई हमारे पास ये दूसरे स्थान पर आ जाएगा क्रूज। आई के बाद कौन आता है पी, तो पी है हमारे पास तीसरे स्थान पर आएगा, यानी ये पी यहाँ पर आ रहा है। पी के बाद क्या जाए एस, एस कौन सा है चौथे स्थान पर। तो हमारे से पूछा है चौथे स्थान पर, चौथे स्थान पर कौन सा है ये जो सी शब्द दिया गया है वो चौथे स्थान पर आएगा। तो सी है वो कौन से ऑप्शन में है 1 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक घड़ी 1 घंटे में 6 मिनट तेज चलती है। यदि दोपहर 12 बजे घड़ी सही सेट की गई है तब घड़ी शाम के 5:30 दिखा रही है, तो वास्तविक समय कितना होगा। तो 1 घंटे में कितने चलती है वो 6 मिनट चलती है, तो 1 घंटे में चलती है 6 मिनट। अब 12 बजे सेट किया गया, अब समय क्या है 5 घंटे 30 मिनट है। तो पहले हम घंटे देखते हैं, घंटे हमारे पास कितने 5, तो 5 घंटे में कितना चल जाएगी, तो 5 गुणा 6 कितना चल जाएगी 30 मिनट, यानी 5 बजे वो 30 मिनट आगे हो जाएगी। तो यानी 5:30 हो जाएगी। तो वास्तविक समय कितना होगा, वास्तविक समय 5 बजे होंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन दिया गया 2 शाम के 5 बजे। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 56 to 59 के लिए निर्देश हमें ये दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में कथन के बाद निष्कर्ष हैं। निष्कर्ष या निष्कर्षों का चयन करें जो दिए गए कथनों से तार्किक रूप से अनुसरण करें। ये हमारे पास कथन है, 2 कथन दे रखे हैं और 2 हमारे पास निष्कर्ष दे रखे हैं। अब हमने देखना कि इनमें से कौन सा सही है।
और ये जो सही होगा उसके लिए हमें उत्तर किस प्रकार देने हैं, उसके लिए निर्देश ये है। ऑप्शन ए का आपने चूज करना है यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन 2 चूज करना है यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन 3 चूज करना है यदि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। और ऑप्शन 4 चूज करेंगे यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 56, कथन कोई चीनी नींबू नहीं है। ये पहला कथन है हमारे पास। दूसरा है सभी मिठाई चीनी है। निष्कर्ष दिया गया है कोई मिठाई नींबू नहीं है, और दूसरा है सभी चीनी मिठाइयाँ हैं। तो देखिए इसको हम वेन डायग्राम की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया कोई चीनी जो है वो नींबू नहीं है, तो यानी इसके लिए ये हमारे पास है चीनी का हो गया, चीनी और नींबू। ये अगर कोई नहीं है तो यानी नींबू क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये हमारे पास है नींबू हो गया। इसके लिए हमने ये वेन डायग्राम बना लिया। फिर कहते हैं सभी मिठाई चीनी है, तो जो मिठाई है वो चीनी के अंदर है, तो ये हम मान लेते हैं कि मिठाई है। तो ये हमारे पास मिठाई के लिए वेन डायग्राम बन गया। अब इसकी सहायता से हम निष्कर्ष देखते हैं ठीक है या नहीं। पहला निष्कर्ष है कोई मिठाई नींबू नहीं है, तो कोई मिठाई नींबू नहीं है, यानी मिठाई और नींबू में कोई भी एरिया जो है वो शामिल नहीं है, इसलिए पहला निष्कर्ष क्या है, सही है। दूसरा है सभी चीनी मिठाइयाँ हैं, तो सभी चीनी मिठाइयाँ नहीं हो सकती क्योंकि मिठाई अंदर है और चीनी बाहर है, तो बाहर से अंदर आते हैं तो उसके लिए कुछ का रिलेशन होता है, इसलिए कुछ चीनी मिठाई हो सकती है लेकिन सभी चीनी मिठाइयाँ नहीं हो सकती, इसलिए जो निष्कर्ष 2 है वो गलत है। इसका अर्थ ये हुआ कि केवल जो निष्कर्ष 1 है वही सही है, और केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है यानी सही है, तो आंसर क्या हुआ, फर्स्ट। तो आपने इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। क्वेश्चन हमारे पास 57 है। इसमें कथन दिया गया सभी सेब केले हैं। तो जैसे जैसे हम कथन को पढ़ रहे हैं वैसे हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सभी सेब हैं वो क्या हैं, केले हैं। तो ये हमारे पास है सेब के लिए है, और सभी सेब क्या हैं, केले हैं। तो केले का रीजन है वो ऊपर आएगा, ये केले हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सभी केले अंगूर हैं, तो सभी केले जो है वो अंगूर है, यानी केले का जो रीजन है वो अंगूर के अंदर आएगा। ये हमारे पास क्या, अंगूर हो गया। इसको मैं ऐसे ये हमने डिनोट किया इसको। अब आगे है कोई अंगूर तरबूज नहीं है, तो अंगूर के साथ और तरबूज के साथ कोई रिलेशन नहीं है, यानी उसका रीजन अलग है, तो हम मना लेते हैं कि ये तरबूज है। तो इस प्रकार हमने जो दिए गए कथन है उनसे वेन डायग्राम बनाया। अब इसी की सहायता से हम निष्कर्ष देखते हैं कौन सा सही है। तो निष्कर्ष 1 है सभी सेब तरबूज नहीं है, तो सभी सेब तरबूज नहीं है, तो सेब और तरबूज में कोई रिलेशन नहीं है, यानी इनका कोई रीजन कॉमन नहीं है। तो इस प्रकार पहला जो निष्कर्ष है वो सही हुआ। दूसरा कोई केला सेब नहीं है, तो कोई केला सेब नहीं है, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि जब केले का रीजन बाहर है और सेब अंदर है, तो बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ का रिलेशन बनता है। तो यहाँ पर कुछ केले सेब हैं, कुछ केले सेब नहीं है, जो बाहर वाले हैं वो नहीं है, और जो सेब के साथ आ रहे हैं वो जो सेब के रीजन में है वो हैं। तो यहाँ पर कोई केला सेब नहीं है, तो यह कथन क्या है, गलत है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो हुआ पहला हुआ। क्यों? कि केवल एक निष्कर्ष ही अनुसरण करता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 है। कथन दिया गया कुछ फल पेड़ हैं, तो फल और पेड़ में जो है वो कुछ का रिलेशन दिया गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ये क्या है, फल है, फल के लिए हमने बनाया, और कुछ फल क्या है, पेड़ हैं, ये पेड़ हो गया। तो इसमें फल और पेड़ में जो ये रीजन है वो क्या है, कॉमन है, यानी कुछ के लिए है। सभी पेड़ कार हैं, तो सभी पेड़ क्या है, कार हैं, ये कार के लिए हो गया। फिर है सभी कारें बस हैं, तो सभी कारें क्या हैं, बस हैं, ये हमारे पास बस का के लिए वेन डायग्राम बन गया। अब ये एक ही इसका वेन डायग्राम बना है, और इसी की सहायता से अब हम निष्कर्ष देखते हैं कौन सा सही है। कुछ बसें फल हैं, तो बस और फल में कुछ रिलेशन है क्या, ये देखो, ये जो फल है ये यहाँ तक है, तो फल और बस में जो कुछ रीजन है वो कॉमन है, इस पर कुछ बसें फल हैं, ये निष्कर्ष सही है। अब दूसरा है कुछ कारें फल हैं, तो कार है, कार और फल के रीजन में भी कॉमन है कुछ ना कुछ, इस प्रकार कुछ कारें फल हैं, यह निष्कर्ष भी सही है। क्यों? क्योंकि फल और कार का जो सम रीजन है वो कॉमन है। इस प्रकार दोनों निष्कर्ष क्या हुए, सही हुए। तो दोनों निष्कर्ष के लिए आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन 4 है, जिसमें दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है। कथन है सभी पक्षी लाल हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये पक्षी हैं और सभी पक्षी क्या हैं, लाल हैं, यानी पक्षी हैं वो लाल के रीजन
के अंदर आते हैं। कुछ लाल घर हैं, तो कुछ लाल घर हैं, तो इसके लिए ये बन गया। इसके लिए एक वेन डायग्राम और बनेगा। ये हमारे पास पक्षी के लिए है, पक्षी के बाद हमारे पास लाल है। तो देखिए फिर क्या, कुछ लाल घर हैं, तो कुछ लाल घर हैं, ये रीजन लाल तक कॉमन था, लेकिन ये यहाँ पक्षी तक भी कॉमन आ सकता है। तो यानी ये वेन डायग्राम भी इस कथन को सही सिद्ध करता है। आगे सभी घर हरे हैं, तो सभी घर क्या हैं, वो हरे हैं, ये यहाँ तक रहेगा हरे, और इसके अंदर ये हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। तो इस प्रकार इन तीनों कथनों से ये दो वेन डायग्राम बनेंगे। तो देखिए अब निष्कर्ष है, कुछ लाल हरे हैं, तो कुछ लाल जो है हरे हैं, ये पहले में भी ठीक है, ये पहला निष्कर्ष है, इसमें ठीक है, और कुछ लाल हरे हैं, ये इसमें भी ठीक है। तो इस प्रकार ये निष्कर्ष एक सही है। तो इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि जितने भी वेन डायग्राम बनते हैं उन सभी वेन डायग्राम में जो निष्कर्ष सही होता है वही निष्कर्ष सही होता है। अब हम निष्कर्ष 2 देखते हैं। सभी लाल पक्षी हैं, तो सभी लाल पक्षी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ का रिलेशन है, क्योंकि अंदर से बाहर आ रहे हैं। कुछ लाल का रीजन जो है वो पक्षी में नहीं है, लेकिन कुछ का है, तो इसमें सेकंड जो है वो गलत है। यानी कुछ लाल पक्षी तो हैं लेकिन सभी लाल पक्षी नहीं हैं। इसी प्रकार इसमें भी कुछ का रिलेशन है, तो सेकंड जो निष्कर्ष है वो इसमें भी गलत है। तो इस प्रकार इसमें निष्कर्ष केवल एक ठीक हुआ। तो इसके लिए हम आंसर जो चूज करेंगे वो पहला करेंगे, क्योंकि निष्कर्ष एक है वो अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो दाईं ओर से 13वें वर्ण के बाईं ओर चौथा वर्ण कौन सा होगा। अगर बात विपरीत क्रम की हो रही है तो हम सीधा क्रम करने के लिए जो साइड दे रखी है, जैसे दाईं दे रखी है, तो उसको हम बाएं मान लेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर हमने अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से लिखा है तो उसका 13वें वर्ण के बाद चौथा वर्ण कौन सा होगा। तो हमारे पास कौन सा है, 13वां वर्ण है, तो 13 तो ये हो गए बाईं ओर से, और इसके बाद चौथा ये है, तो 4 इसमें और जोड़ दीजिए, तो 13 और 4 कितना हो गए, 17 हो गए। तो 17वें नंबर पर बाईं ओर से, यानी जो सीधे क्रम में लिखी जाती है, तो उसमें कौन सा वर्ण आता है। तो 17वें पर आता है जैक क्वेलिस, यानी जे का उल्टा क्या होता है, क्यू होता है। तो जे होता है वो 10वें स्थान पर होता है, और ये किस पर होता है, 17वें स्थान पर होता है। तो इस प्रकार 17वें स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, वो आएगा क्यू। तो ये ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 61 में है, यदि डियर शब्द को GFUD लिखा जाता है तो रीड को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिए हमारे पास डियर शब्द को GFUD किस प्रकार लिखा गया है, इसके लिए हम कोडिंग करते हैं। तो पहले हम डियर लिख लेते हैं, DEAR लिखते हैं। अब इनके जो हमारे पास ये जो अल्फ़ाबेट हैं वो किस नंबर पर आते हैं, उनका नंबर लिखते हैं। तो D है वो 4 पर आता है, E है वो 5 पर आता है, A 1 पर आता है, और R जो है वो 18 पर आता है। और इसके बाद इसको क्या लिखा गया, GFUD। तो इसके नीचे लिखिए GFUD। तो G है वो 7 पर आता है, FF 6 यानी 6 पर आता है, U under 21 D जो है वो 4 पर आता है। तो हम रिलेशन देखते हैं किस किस में बन रहा है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। तो देखिए तो 4 के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी +2 करने पर आ रहा है। और इसी प्रकार E के बाद यहाँ पर G लिया गया, ये भी क्या है, +2 करने पर लिया गया है। यहाँ A के साथ क्या बना है, D बना है। तो A को साथ D बनाने पर हमारे पास कितना +3 करना पड़ा है, और R से U भी हमारे पास +3 करना पड़ा है। तो इस प्रकार ये जो कोडिंग है ये जो कोडिंग है वो डियर शब्द को GFUD लिख रही है। तो अब इसी कोडिंग का प्रयोग करके रीड को लिखते हैं कि क्या शब्द बनेगा। देखिए READ। तो R जो है वो 18 पर है, E है वो 5 पर है, A है 1 पर है, और D है वो 4 पर है। तो देखिए हमारे पास इसमें हमने कितना ऐड करना है, पहले दोनों है उसमें +2 करना है। तो +2 करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। यहाँ पे इसमें +2 करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और इसमें हमें +3 करना है क्योंकि ये लास्ट दोनों वाले में +3 है, तो हमारे पास 4 आएगा, और 4 में +3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 पर क्या होता है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री यानी G होता है, और 20 क्या होता है, T20 के ऊपर T आता है, 7 पर G आता है, और 4 नंबर के ऊपर D आता है। तो इस प्रकार हमें जो कोड मिल गया GTGD मिला है, ये ऑप्शन 1 में दिया गया GTGD। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 62 है। एक पार्टी में सभी ने एक दूसरे को उपहार दिए, यदि उपहारों की संख्या 72 है तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है कि हमें ये देखना है कि जो बेहतर संख्या ये दे रखी है ये किन दो लगातार नंबरों की मल्टीप्लाई है। तो हम देख रहे हैं कि 9 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 9 क्या होता है 72 होता है। तो इस प्रकार इन जो ये दो नंबर आए हैं इसमें जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है 9 है। तो इस प्रकार पार्टी में व्यक्तियों की जो संख्या है वो 9 है। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक यही है कि जो संख्या दे रखी हो उसको लगातार दो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके देखिए कि कौन से दो नंबरों की मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या आ रही है और उसमें जो बड़ा अंक है वही उसका अभिष्ट उत्तर होगा। तो इस प्रकार ये जो 9 है इसका सही आंसर है, ये ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 से 68 के लिए निर्देश ये दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 प्रश्न आकृतियां ABCD के रूप में और 4 आकृतियां 1 2 3 रूप में 1 2 3 और 4 के रूप में दी गई हैं। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृतियों में दी गई श्रृंखला को जारी रखेगा। ये जो श्रृंखला है ये हमारे पास श्रृंखला दे रखी है, इसको जारी रखने के लिए इन चारों में से कौन सी आकृति D के बाद आएगी वो हमें देखना है। तो देखिए यहाँ +SC ये डार्क सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर दे रखा है। तो अब हम देखते हैं इसके बाद इस चित्र के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो स्क्वायर और डॉट है इसमें चेंज नहीं हुआ है। तो ये प्लस है वो यहाँ पर आया, ये जो प्लस पहले यहाँ पर था इस स्थान पर वो यहाँ आ गया, यानी ये नीचे आ गया है। और जो C था वो इस त्रिभुज की जगह चला गया है। ये देखिए ऐसे यहाँ C था ये यहाँ चला गया और C यहाँ, ये जो ट्रायंगल है वो यहाँ चला गया है। यानी पहले नंबर +C और ट्रायंगल में इसमें परिवर्तन हुआ है। अब इसके अंदर हम देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ है। तो इसमें ट्रायंगल एज इट इज है, प्लस एज इट इज है और C एज इट इज है। तो यहाँ पे S सर्कल और जो स्क्वायर है उनका परिवर्तन हुआ है। तो ये ऐसे जा रहे हैं, ये देखिए ये जो सर्कल है वो यहाँ पर यहाँ पहुँच गया और S है वो स्क्वायर की जगह पहुँच गया। ये देखिए ऐसे गया और अब ये नीचे आ गया, यहाँ पर ये स्क्वायर आ गया है। अब ट्रायंगल प्लस और C एज इट इज था और इन तीनों में परिवर्तन हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके बाद इसमें परिवर्तन क्या हुआ है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सर्कल, जो ये सर्कल है ये एज इट इज है, S एज इट इज है और स्क्वायर भी एज इट इज है। तो इसमें ये परिवर्तन हुआ, ये त्रिभुज जो है वो नीचे प्लस के स्थान पर आ रही है, यहाँ ये नीचे आ गई है और जो प्लस है वो हमारे पास है C के स्थान पर चला गया है ऐसे, और C जो है वो ट्रायंगल के स्थान पर चला गया। ये देखिए यहाँ C आ गया, यहाँ ट्रायंगल आ गई और यहाँ प्लस चला गया। तो अब इन तीनों में परिवर्तन होना है। तो अब हमारे पास C, ट्रायंगल और प्लस तो एज इट इज रहेंगे, वो हम इसमें से देख लेते हैं। तो C प्लस और ट्रायंगल इसमें है, तो यहाँ पर C प्लस ट्रायंगल इसमें भी है और इन दोनों में नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ 3 और ऑप्शन 4 के अंदर जो है वही सही आंसर होगा। तो अब हमें जो हमारे पास सर्कल और जो स्क्वायर और ऐसे इसमें परिवर्तन करना है। तो ये कैसे होता है, ये इस प्रकार होता है, ये यहाँ ऐसे जाएगा फिर ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो यानी सर्कल जो स्क्वायर है वो डॉट की जगह यानी सर्कल की जगह आना, तो ये इसमें है। ये देखिए ये जो स्क्वायर है वो सर्कल की जगह आ गया, यहाँ से यहाँ पर इसमें आ गया, और जो सर्कल है वो S की जगह चला गया और S है वो नीचे स्क्वायर की जगह आ गया। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है। ये 4 आकृतियां हैं, आगे कंटिन्यूस में कौन सी आकृति आएगी वो देखते हैं। तो पहले हम डॉट देख रहे हैं, डॉट पहले नंबर पर यहाँ पर है, फिर दूसरे पे आ जाता है, फिर आगे इस पर आ जाता है, फिर हमारे पास तीसरे पे आता है, अब यहाँ आएगा। तो इसमें डॉट आना चाहिए। तो इसमें जो डॉट आना, ये मेरे द्वारा लगाया गया है, तो ये डॉट यहाँ आना चाहिए। तो वो किस किस में देखिए, ये डॉट इसमें है, इसमें नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता, ये इसमें है ये भी नहीं हो सकता, और इसमें। इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले और तीसरे के अंदर जो है सही आंसर हमें मिलेगा। अब हम तीर का निशान देखते हैं, तीर पहले यहाँ पर है, फिर इसमें एक छोड़ करके और ये 90 डिग्री के ऊपर घूम गया है, फिर इसके अंदर ये इसके सामने आ गया है, यानी ये बॉक्स छोड़ दिया इसमें आ गया है। अब फिर इसने एक छोड़ दिया यहाँ आ गया है, अब ये बॉक्स छोड़ेगा और इसमें आएगा। तो इसमें तीर किस में है, सिर्फ इसमें पहले में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है। इसके अंदर ये 4 आकृतियां दे रखी है, हमने आगे वाली जो 5वीं आकृति है जो इस श्रृंखला को जारी रखती है वो हमें देखना है। तो पहले देखिए ये 3 हमारे पास यहाँ पर ये जो आकृतियां बनी हैं ये पलट गई हैं। ये देखो ये पहले तीनों इधर हैं, फिर ये इधर हो गई हैं, फिर ये वापस से इधर हो गई हैं। और लेकिन अब इसमें क्या हुआ, जब वापस इधर हुई तो इनमें जो स्थान है वो परिवर्तन हो गया, यानी ये ऊपर चला गया और ये ऊपर चला गया और ये यहाँ आ गया, और अब ये फिर पलट गई हैं। ठीक है, अब जब ये दोबारा पलटेंगे तो इसमें स्थान है वो परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों जो हैं इस साइड में होनी चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। तो देखिए तीनों इधर आएंगी
तो इसके अंदर ये जो है ऊपर बीच वाले में आना चाहिए, तो बीच वाले में यानी ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो ये जो ऊपर जाएगा वो इसमें है हमारे पास, और ये जो यहाँ पर ये टी ऐसे बना हुआ ये नीचे स्थान पर आ गया। तो ये जो दोनों हैं इसमें सेम है, तो ये इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आंसर है वो 3 और 4 में हमें मिलेगा। अब हमने देखा है इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन बनता है। तो देखिए ये तीर का निशान इधर है और ये इधर है, जब पलटा तो ये चेंज हो गए, और फिर जब इन्होंने ऐसे पलटा तो ये सेम रहे। अब यहाँ पर जब इस साइड में आए हैं तो इन्होंने क्या किया, ये फिर ऊपर चले गए हैं। जब ये इस साइड आएंगे तो ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि एक बार ये सेम रहते हैं और दूसरी बार पलट जाते हैं। देखिए ये इधर जाएगा तो जब ये दोनों सेम रहेंगे, यानी तीर ऊपर रहेगा और ये जो स्क्वायर बना है वो नीचे रहेगा। तो तीर ऊपर और स्क्वायर नीचे है, वो ऑप्शन 4 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 65 है। 65 में हमारे पास ये दिया गया है, इसमें 3 आकृतियाँ दे रखी हैं, यानी ये जो 3 चिन्ह दिए गए हैं इन्हीं में से एक को हम लेते हैं। तो पहले क्या है, ये देखिए ये नीचे की तरफ मुंह है और नीचे की तरफ मुंह ये हमारे पास तीसरे स्थान पर आया, यानी पहले से तीसरे पर गया और ये तीर बन गया, और तीर से फिर दूसरे स्थान पर जब आया ऊपर की तरफ तो ये मुंह खुल गया इसका, और फिर ये पहले स्थान पर आया और तीर बन गया। अब ये कहाँ पर जाएगा, तीर पर जाएगा, यानी तीसरे स्थान पर जाएगा और नीचे की तरफ होगा। तो नीचे की तरफ किस में है मुंह खुला हुआ, एक तो इसमें है और एक इसमें है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दो जो है ये आंसर नहीं है। तो इसका मीनिंग फर्स्ट और थर्ड में हमें देखना है कौन सा होगा। अब हम त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज हमारे पास इधर है, फिर ये ऐसे 90 डिग्री नीचे की तरफ घूम रही है, फिर 90 डिग्री इधर घूम गया और फिर 90 डिग्री ऊपर की तरफ चला गया। अब ये 90 डिग्री इस साइड की तरफ होगा, और ये तीसरे स्थान पर है। पहले तीसरे पे थी, फिर दूसरे पे आई, फिर पहले, फिर तीसरे, अब किस पर आएगा, दूसरे पर। तो दूसरे के ऊपर हमारे पास इसमें है और इसमें है। तो इसमें हमारे पास इस साइड मुंह होगा त्रिभुज का, तो ये ऑप्शन है वो सही होगा। अब हम सर्कल को देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो ये सर्कल यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, इसमें ऐसे बना हुआ है। ये जो यहाँ पर है वो गलत प्रिंटिंग है, क्योंकि अब यहाँ पर देखेंगे तो ये फिर यहाँ आ रहा है और फिर यहाँ आ रहा है। तो ये जो सर्कल है यहाँ पर इस प्रकार होना चाहिए था, ऐसे ये नीचे की तरफ डार्क होना चाहिए था, ये इधर था, फिर ये नीचे की तरफ घुमा 90 डिग्री, फिर ऊपर 90 डिग्री, मतलब इस साइड से घुमा इधर गया, फिर घूम करके 90 डिग्री यहाँ आया और फिर घूमेगा तो वो इस प्रकार आ जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 65 में ये दिया गया है और हमें देखना है कि श्रृंखला को जारी रखते हुए ऑप्शन ई स्थान पर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए पहले ये ऊपर 2 स्क्वायर हैं जो लाइट हैं और ये दोनों डार्क हैं। अगले में क्या हुआ, ये यहाँ इस स्थान पर आ गया और उससे अगले में ये फिर यहाँ पर घूम के इसके साथ आ गया। अब इसमें डार्क है वो ऊपर हो गया, तो नेक्स्ट में डार्क है वो क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन 3 में दिया गया है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है। ये हमारे पास एक आकृति दे रखी है, इसमें 3 लाइन्स हैं। तो ये 3 लाइन सेम हैं और आगे ये 2 पीस खुल गए हैं। और फिर हमारे पास है सी के अंदर क्या हुआ, इस आकृति को वैसे पहले जैसे पूरा कर दिया गया है। तो इसमें ये 2 सेम हैं और तीसरा फिर ये 2 जो भुजाएं हैं और खोल दी गई हैं। तो अब आगे क्या होगा, ये तीसरी आकृति है वो पूरी होगी। तो 3 आकृतियां जो पूरी है वो तीसरे और दूसरे के अंदर है। तो अब हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे क्या है, ये लाइन ऐसे, ये लाइन और इन 2 की लाइन यहाँ पर है। तो इन 2 की लाइन जो है वो यहाँ पर बन रही है। ये तीनों इसमें हैं और ये 2 लाइन यहाँ बन रही है, इसमें भी ये सेम है, इसमें सेम है। इसमें क्या है, यहाँ पर एक लाइन नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 to 70 है। उसके लिए निर्देश है वो ये निम्नलिखित दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में श्रृंखला को जारी रखने के लिए उत्तर आकृतियों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। तो प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी आकृति आएगी उसका हमें चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 69 ये हमारे पास दी गई है। प्रश्नवाचक स्थान पर इन चारों में से कौन सा आएगा वो हमें देखना है। पहले में एक डॉट है, डॉट के साथ ये सर्कल और इस प्रकार ये आकृति बन गई। फिर ये इस एक डॉट के स्थान पर एक डॉट यहाँ पर आ गया। तो अब जब पहले डॉट आता है फिर ये आकृति आती है। तो यहाँ पे डॉट आया तो अब ये आकृति एक है, तो अब ये आकृति दूसरी साइड में आ जाएगी। हमें देखना है कि 2 डॉट के साथ ये आकृति उल्टा यहाँ पर लगी हुई है या नहीं, वो देखते हैं। तो वो ऑप्शन 3 में है, 2 डॉट है और ये हमारे पास ये आकृति इस प्रकार यहाँ पर उल्टा लगी हुई है। तो इस प्रकार 69 के लिए ऑप्शन 3 है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में है प्रश्न आकृतियाँ ये हमारे पास दी गई हैं और प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी आकृति आएगी वो हमें देखना है। यहाँ पे क्या HLP है, तो H है वो 8वें स्थान पर आता है, L है वो 12वें स्थान पर आता है और P है वो किस पर आता है, 16वें स्थान पर आता है। तो यहाँ पे 4,
8 में 4 जोड़ें तो 12 हो गया और 12 में 4 जोड़ें 16 हो गया और 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी ऊपर टी आना चाहिए। तो टी इनमें से केवल ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो ये ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। बाकी हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है एफ जे एन है, तो एफ किस पर आता है 6 पर और जे आता है 10 पर और एन आता है 14 पर, यानी 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 कितना हो जाएगा 18। तो 18वें नंबर पर क्या होता है आर आता है, तो ये 2 मिल गए हैं। तो इस प्रकार ये ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक मिस प्रिंट है, वो क्या है यहाँ पे जी दे रखा है, यहाँ भी जी है, यहाँ एन है और जी किस पर है यहाँ पर 7वें स्थान पर है और के किस पर है 11वें स्थान पर है, यानी 7 + 4 कितना हो गया 11, यानी 4 4 का अंतर है। तो इसमें से घटा देंगे 4, 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या है 3, तो 3 पे क्या आएगा सी आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था सी आना चाहिए था और सी जी के में जब यानी 11 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15 और 15 पे क्या होता है ओ होता है। तो इस प्रकार राइट आंसर है वो 3 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 और 72 के लिए निर्देश ये दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में आकृति ए और बी एक विशेष तरीके से संबंधित है। उत्तर आकृतियों में से एक आकृति को चुनें जो आकृति सी और डी में वही संबंध स्थापित करती है जो आकृति डी में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 और 72 को। 71 में ये ए बी सी डी 4 आकृति दी गई है। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमने यहाँ पर फाइंड करना है और फिर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी वो ऑप्शन में से चूज करना है। तो देखिए पहले हमारे पास हम देखेंगे कि ये जो लाइन दी गई है यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ स्क्वायर है, तो ये क्या है 45 डिग्री है वो नीचे की तरफ घूम गई है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमी है और इन्होंने स्थान आपस में बदल लिया है। ये सर्कल जो डार्क था वो लाइट हो गया है और ट्रायंगल है वो उल्टा होकर के डार्क हो गई है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ दी गई है यहाँ पे ये भी क्या होगा ऐसे 45 डिग्री घूमेगी। तो यहाँ पर ये कैसे बनेगा, तो यहाँ क्या आएगा ये जो हमारे पास स्क्वायर है ये स्क्वायर बन जाएगा और ये स्क्वायर डार्क होगा, ये डार्क हो गया और ये जो तीर का निशान है वो ये जो चांद है वो नीचे एज इट इज आ जाएगा, यानी ये तो चांद यहाँ पर है नीचे एज इट इज आएगा और ये है ऊपर जा करके घूम जाएगा। तो इस प्रकार जो प्रश्नवाचक स्थान पर ये आकृति आएगी, ये आकृति जो है वो ऑप्शन 4 में बनती है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नंबर 72 ये हमारे पास 4 आकृतियां हैं। हमें ए और बी के बीच में जो संबंध है वो हमें सी और डी के बीच में स्थापित करना है। तो देखिए ये अर्धवृत्त है, बीच में स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है वो बीच के अंदर चला गया है और अर्धवृत्त को 2 भागों में बांट दिया गया है और पहले भाग को क्या कर दिया गया डार्क कर दिया गया। अब ये हमारे पास हेक्सागन है यानी समषष्टभुज है ये और ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल इसके बीच में घुसेगा और ये 2 पार्ट इस प्रकार हो जाएंगे। तो ये 2 पार्ट हो जाएंगे और पहले वाला जो पार्ट है वो क्या होगा डार्क हो जाएगा। तो देखिए पहले वाला डार्क इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन बीच में ट्रायंगल आनी चाहिए, ट्रायंगल इसमें है और इसमें क्या है स्क्वायर है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ 1। तो इस प्रकार ऑप्शन डी स्थान पर है, ऑप्शन 1 वाली आकृति आएगी। प्रश्न संख्या 73 और 74 के लिए निर्देश ये दिया गया है। दी गई आकृति x, ये आकृति दे रखी है x का दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। दर्पण प्रतिबिंब हमें चुनना है और दर्पण हमारे पास है यहाँ पर नीचे लगा हुआ है। तो ये ध्यान देना है कि दर्पण लगा कहाँ है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में या ऊपर है या नीचे है। तो दर्पण जिस साइड में लगा है उसी को हमने पलट करके देखना है। तो देखिए अब ये ट्रायंगल हमारे पास यहाँ बनी हुई है, तो ट्रायंगल है वो ये सिरा नीचे है तो ये क्या हो जाएगा ऊपर, तो ये सिरा सभी में क्या है ऊपर है। और इस प्रकार ये जो नीचे ट्रायंगल है, ये जो यहाँ पर ट्रायंगल है सबसे ऊपर है वो नीचे आएगी। तो ये इसमें भी नीचे है, इसमें भी नीचे, सभी में नीचे है। तो कहानी कहाँ पर है, सिर्फ एस के ऊपर है, यहाँ एक एस बना हुआ है। तो ये एस जब दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो वो किस प्रकार बनेगा वो हमने देखना है। तो वो बनेगा इस प्रकार का, यानी दर्पण यहाँ लगा हुआ है तो ये बनेगा इस प्रकार का बनेगा। तो ये आकृति किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये इसमें है। तो इस प्रकार इस आकृति का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो ऑप्शन 4 है, वो बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है। ये हमारे पास एक शब्द जिसमें एक संख्या भी दे रखी है का दर्पण प्रतिबिंब हमें बताना है और दर्पण यहाँ लगा हुआ है। तो देखिए एच को कैसे लिखेंगे, एच एज इट इज लिखा जाएगा। के है वो इसका मुंह ऐसे हो जाएगा, 6 है वो क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो अब देख लीजिए ये तीनों किसमें सही आ रहे हैं, तो ये इसमें भी, ये 9 है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें और इन दोनों में, यानी 3 और 4 में जो ऑप्शन है वो बनेगा। तो वो देखते हैं कौन सा होगा। अब फिर क्या है, वाई है तो वाई एज इट इज रह जाएगा। फिर हमारे पास एफ है वो ऐसे बनेगा क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, तो वाई एज इट इज है, एफ इसमें ऐसे बन रहा है लेकिन एफ इसमें ये बन रहा है, तो 3 तो नहीं है, तो यहाँ तक है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। बाकी मैं अभी बना देता हूँ। ये जेड ऐसे बना है तो जेड ये इस प्रकार बनेगा।
फिर जेड के बाद टी, टी एज इट इज रहेगा और यू का यू एज इट इज रहेगा, जो ऑप्शन 4 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 74 में जो शब्द दिया गया संख्या के साथ, इसका दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन 4 है। प्रश्न संख्या 75 और 76 के लिए निर्देश ये है, दी गई आकृति x जो दे रखी है का जल प्रतिबिंब चुनिए। अब हमें जल प्रतिबिंब चुनना है। तो 75 में ये आकृति दे रखी है, इसका हमें जल प्रतिबिंब चुनना है। तो जल प्रतिबिंब का अर्थ है कि ये हमें यहाँ ऐसे जल बना हुआ है, तो जल हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो ये इस प्रकार घूमेंगी आकृति। तो देखिए जब भी ये लाइनें तिरछी दे रखी हूँ तो ये 90 डिग्री पे घूमती है। तो ये ऐसे तीर का निशान है, तो इसका 90 ये ऐसे होगा, तो ये नीचे वाला सिरा है वो ऊपर चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये किस किस में है, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हुआ है कि पहले और दूसरे में ही सही आंसर होगा। तो अब ये डॉट, ये जो इस कोने वाले में है, ये जो सर्कल, ये हमारे पास स्क्वायर बना है, इसमें एक डॉट है, तो ये जो सबसे नीचे है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर इसमें है। लेकिन अब हम देखते हैं ये इसके साथ है, तो ये इसके साथ रहेगा, तो ये पहले नंबर पर है, ये नीचे की तरफ आ गया, ये गलत है। इस प्रकार ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। 76 में हमारे पास प्रश्न आकृति है, इसका हमें जल प्रतिबिंब चुनना है। तो देखिए ये जो हमारे पास इसमें भी एक तिरछी लाइन दे रखी है, ये तो ये कैसे बन जाएगी, ये ऐसे बनेगी या नीचे की तरफ बनेगी। तो देखिए अब ये यहाँ ऊपर है, तो ये ऊपर नहीं जाएगी, ये क्या जाएगी, नीचे जाएगा, नहीं ये नहीं बनेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो नीचे की तरफ केवल क्या है, इसमें है, एक इसमें है, ये ऐसे है, ये ऊपर की तरफ है, ये नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी, ये तो इसी के समान है, ये भी नहीं बनेगी। इस प्रकार ऑप्शन है वो 2 सही होगा। लेकिन हम नीचे वाला देख लेते हैं, ये नीचे वाला सीधा है तो वो सबसे ऊपर चला जाएगा। देखिए ये हमारे पास हो गया, ये इधर है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर हो गया। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 जो है इस आकृति का जल प्रतिबिंब है, जो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 और 78 के लिए निर्देश ये दिया गया है, दिया गया चित्र x 4 चित्रों 1 2 3 4 में से एक का परिणाम है, ऐसे कि x इनमें से किसी एक में सन्निहित है, उपयुक्त विकल्प की पहचान करें। 77 में यह आकृति दे रखी है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी वो देखना है। तो इस प्रकार आकृति है वो आप ड्राइंग कर सकते हैं इसमें। तो देखिए ये हमारे पास ऐसे बन रहा है, और फिर ये हमारे पास यहाँ है, और फिर हमें ऐसे मिलाया गया है, यानी ऐसे ऐसे और इस प्रकार की आकृति हमारे पास बन रही है। ठीक है, तो ये हमें देखना है किसके अंदर है। तो ये जो है यहाँ से, ये यहाँ नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर खुला हुआ है। ठीक है, ये क्योंकि नीचे की तरफ है ये थोड़ा, तो ये खुला हुआ होना चाहिए। तो इसमें ये बंद है, इसमें बंद है, इसमें बंद है, तो ये खुला हुआ किसमें, इसी में है। तो ऑप्शन 1 वाली आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखेंगे तो ये बिल्कुल सही होगी। तो इस प्रकार आंसर हुआ हमारा ऑप्शन 1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78 है। तो 78 में हमें जो ये आकृति दे रखी है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस स्थान पर देखना है कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए, तो हमारे पास है, पहले ये इस प्रकार बना लीजिए, यहाँ से ये ऐसे कंप्लीट हो गया। फिर हमारे पास ये ट्रायंगल इस साइड से है, तो ये इस साइड से होगी, और फिर इसके साथ हमें मिलानी है। तो ये आकृति हमारे पास है ऐसे मिल रही है। तो देखिए ये हमें इस प्रकार देखना है कि कौन से में आएगी। तो ये किस में है, ये केवल जो है यहाँ पे बॉक्स अलग से है। तो ये ऑप्शन किस में आ रही है, 2 में आ रही है। 2 वाली आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखेंगे तो आकृति को पूर्ण करेगी। इस प्रकार ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। 79 में दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है, श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे D, J, E, M, F, P लिखा गया है। तो पहले जो ये अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इनके हम नंबर ले लेते हैं। D क्या है, 4 नंबर पर आता है, E 5 पर आता है, F 6 पर आता है, तो 7 पर कौन आएगा, G आता है, यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। अब J 10 पर है, M 13 पर है, और P है वो P हमारे पास है 16वें स्थान पर आता है। तो इसमें क्या है, 10 + 3 13, 13 + 3 16 हो गया, और 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। तो 19वें स्थान पर S आता है। तो इस प्रकार इसके प्रश्नवाचक के स्थान पर जो शब्द आएंगे वो GS आएंगे। ये ऑप्शन 3 में दिए गए हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिए गए प्रश्न है, केवल एक ही प्रश्न है, इसका हमें उत्तर देना है। गोपाल लंबाई में अशोक से छोटा है परंतु कुणाल से लंबा है। देखिए गोपाल के लिए हम G ले लेते हैं, अशोक के लिए A और कुणाल के लिए हम K ले लेते हैं। तो इसके लिए हम बनाते हैं गोपाल लंबाई में अशोक से छोटा है। तो गोपाल लंबाई में अशोक से छोटा है, तो गोपाल छोटा है किससे, अशोक से। अशोक छोटा परंतु कुणाल से लंबा है, तो कुणाल से लंबा है, यानी कुणाल छोटा है G से। तो ये इस प्रकार रिलेशन बन गया। अब क्या, नवीन कुणाल से लंबाई में छोटा है,
तो ये हमारे पास नवीन आ गया, नवीन छोटा है कुणाल से। अब आगे है रमेश नवीन से लंबाई में लंबा है, तो रमेश जो है वो बड़ा है किससे, नवीन से, एन से, यानी इससे बड़ा है। चौथा ऑप्शन है अशोक रमेश से लंबाई में लंबा है, तो रमेश से अशोक लंबा है, तो यानी अशोक बड़ा है किससे, रमेश से। तो ठीक है, तो अब हमने बताना है कि इनमें सबसे अधिक लंबा कौन है, तो ये सबसे अधिक लंबा कौन हुआ, ए हुआ, क्योंकि ये ए इस रिलेशन में सबसे बड़ा है और इस रिलेशन में भी ए क्या है, सबसे बड़ा है, क्योंकि ए ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन एन है। तो हमारे पास है सबसे बड़ा कौन हुआ, ए, यानी ए कौन है, अशोक। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 में अशोक दिया गया है, तो सबसे अधिक लंबा अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम होगा। धागा, पौधा, साड़ी, कपास, कपड़े। तो देखिए सबसे पहले इनमें से कौन बनता है, पौधा, यानी पौधे पे कौन आ रहा है, बी, तो बी पौधा आ गया सबसे पहले। और पौधे से हमें क्या मिलती है, कपास, कपास किस पर है, डी पर है, तो ये हमारे पास डी मिल गया। और कपास से फिर क्या बनता है, धागा बनता है, यानी ए आ गया। और ए से फिर क्या बनते हैं, कपड़ा बनता है, यानी ई बनता है, यानी धागे से क्या बनेंगे, कपड़े, यानी ई ऑप्शन आ गया इसमें। और फिर कपड़े से क्या बनेगी, साड़ी, यानी सी आ गया। तो ये इसका उचित क्रम है। देखते हैं बी डी ए ई सी किस में है, बी डी ए ई सी ऑप्शन है 2 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, यदि बी ए के पूर्व में है, तो ये दिशा और दूरी वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो बी है ए के पूर्व में है, तो ए हमारे पास यहाँ है और बी क्या है, ए के पूर्व में है, यानी इस पूर्व दिशा में बी है। और कितने किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर हमारे पास दिया गया है। तथा अब देखिए, तथा सी के उत्तर में 6 किलोमीटर पर हो, कौन, बी है वो सी के उत्तर में है, तो सी कहाँ हो गया, दक्षिण में, तो ये सी दक्षिण में है, कितना, 6 किलोमीटर। अब बी क्या है, इसके सी के उत्तर में कितना, 6 किलोमीटर है हमारे पास आ गया। तो ए व सी के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमें दूरी ज्ञात करनी है। देखिए इस प्रकार ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, ये इसका आधार है, ये इसका लंब है, हमें कर्ण निकालना है। तो आधार का स्क्वायर क्या हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस लंब यानी 6 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 36, कितना आ गया, 100। तो 100 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो वो हमारे पास कितना आता है, 10। तो इस प्रकार ये जो दूरी है वो क्या है, 10 किलोमीटर है। तो इस प्रकार हम कर्ण निकालते हैं, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर बराबर किसके होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो हमें कर्ण चाहिए तो इसका वर्गमूल कर देते हैं, ये ऑप्शन 2 में दिया गया 10 किलोमीटर, इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, तुम्हारी माताजी तुम्हारे पिताजी से 4 वर्ष छोटी है तथा तुम्हारे पिताजी की उम्र तुमसे 6 गुना है। यदि तुम्हारी उम्र 6 वर्ष हो तो तुम्हारी माताजी की उम्र क्या होगी। तो अब हम उम्र यहाँ पे किसके दे रखी है, तुम्हारी, वो कितने दे रखी है, 6 वर्ष, तो 6 वर्ष तुम्हारी होगी। अब उल्टा पढ़ना है इस क्वेश्चन को, तो तुम्हारे पिताजी की उम्र तुमसे 6 गुना है, तो तुम्हारी कितनी थी, 6, इसको 6 से गुना कर दो, यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 36। ये किसकी उम्र आ गई, पिताजी की। अब तुम्हारी माताजी तुम्हारे पिताजी से 4 वर्ष छोटी है, तो इसमें से 4 वर्ष घटा दो, तो कितना आ गया, 32। तो इस प्रकार तुम्हारी माताजी की जो उम्र है वो 32 वर्ष है, यह ऑप्शन 2 में, इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है, 5 और 5.5 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होंगी। तो ये 5 और 5.5, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब लंबवत के बारे में पूछा है तो जो 5 पहला जो समय है, इस समय जब घड़ी में 5 बजे हों तो घंटे और मिनट की सुई में कितने मिनट का अंतर है। तो देखिए मिनट का अर्थ यहाँ पे वो दिख कितना रहा है, तो घंटे की सुई 5 पर होगी और मिनट की सुई 12 पे होगी। तो 12 से लेके 5 तक कितने मिनट बनते हैं, तो बनते हैं 25, यानी हर एक अंतराल में 5 होते हैं, तो यानी दोनों सुइयों में जो अंतर हुआ वो 25 मिनट का हुआ। लेकिन लंबवत होने के लिए दोनों सुइयां जब लंबवत तभी होती हैं जब घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में 15 मिनट का अंतर हो, तो 15 इसमें से घटा दीजिए। यानी पहले हमें देखना है घंटे के समय कितना अंतर है और फिर लंबवत पूछा है तो वो 15 मिनट इसमें से घटाना है, तो ये कितना आ गया, 10 मिनट आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई के ऊपर आने के लिए उसे 10 मिनट अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। तो 1 मिनट दूरी तय करने में उसे जो मिनट की सुई को जो समय लगता है वो 60/55 लगता है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो मिनट आई है इससे इसको गुणा कर दो, तो देखिए 11 5 55 और 5 दूनी 10, ये कितना हो गया, 120।
को 11 से हमने भाग देना है। तो 11 से भाग देंगे तो 120 को 11 से भाग थोड़ा ध्यान से देना है। 11 एकम 11 हो गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ 10 आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 सही 10/11, नहीं, अभी यहाँ यूनिट आई है तो ये 0 पर जाएगा और ये हमारे पास है 0 पे गया और 10 आ गया। तो अब ये क्या बन जाएगा, 10 सही 10/11 बनेगा और घंटा हमें वही लेना है 5 बजे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां लंबवत होंगी। यह जो मान है वो ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी, यानी इसके बाद कौन सी आएगी। तो ये हमारे पास यहाँ ये बॉक्स है, थोड़ा ध्यान लगा लीजिए, ये ऐसे बने हुए हैं। तो इसके बाद कौन सा आएगा, तो ये इस पार्ट में बना हुआ है, इस पार्ट के बाद ये नेक्स्ट पार्ट पर आ गया है। फिर इसमें क्या, इसने एक छोड़ दिया, यानी ये पार्ट छोड़ दिया और फिर यहाँ आ गया। फिर हमारे पास इसके साथ लगता हुआ ये आ गया है, यानी एक बार इसके एक साथ आता है और फिर एक छोड़ करके आता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर पहले तो साथ आया और फिर इसने एक छोड़ दिया, तो अब ये इसके साथ आया, यानी इस पार्ट में आया। तो अब ये पार्ट छोड़ करके यहाँ आएगा, यानी ये खाली रहेगा और ये यहाँ पर आएगा। पहले लाइन हमारे पास है ये हॉरिजॉन्टल है, फिर ये वर्टिकल है, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल। अब इसमें क्या आएगी, हमारे पास हॉरिजॉन्टल आएंगे, ये लाइन इस प्रकार आएंगी। ये जो है ऑप्शन 3 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, दी गई आकृति में घनों की संख्या ज्ञात करें। इसमें हमें घन बताना है। तो अब हम देखने हैं कि घन किस प्रकार होंगे। इस घन के नीचे कितने घन है, देखिए 1 2 3 है, तो यहाँ लिख लीजिए। इसके नीचे 3 हो गए। इसके नीचे कितने हैं, एक ये, एक इसके नीचे, 2 ये हो गए और एक ये हो गया। तो इसके नीचे कितने हैं, एक ये और एक इसके नीचे, 2 ये हो गए, एक ये हो गया और एक ये जो है वो अलग से बना हुआ था, एक इसमें हो गया। अब इनको जोड़ दीजिए, एक और एक को जोड़ देते हैं, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 क्या हो गया 7, 7 और 1 8 और 2 कितना हो गया 10। तो इस प्रकार इसमें कुल घनों की संख्या 10 है। ये ऑप्शन 4 में है, इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 87 है, यदि समस्या आकृति समान क्रम से बदले तो अगले क्रम पर उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति स्थान पाएगी। ये हमारे पास दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम जो हमारे पास ये दिए गए, एक बार बराबर है और एक बार बराबर यानी पैरेलल लाइन दे रखी है। तो इसको बराबर को तो हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। तो आगे देखिए, ये फिर क्या आ गया 2 1 2 हो गया। फिर हमारे पास क्या है 2 1 2 1 हो गया। फिर हमारे पास क्या है ये 2 1 2 1 और 2 हो गया। तो देखिए अब ये जो श्रृंखला है वो इस प्रकार चल रही है, 2 1 फिर क्या 2 1 2 यानी 3 हो गए। फिर आगे वाले में 4 है, 2 1 2 यानी 4 हो गए हैं। फिर आगे वाले में 2 1 2 1 2 3 और 2 5 हो गए हैं। तो आगे वाले में क्या बनेंगे 6 बनेंगे, यानी 2 1 2 और एक ध्यान दीजिए, ये एक स्थान आगे हो रहा है, यानी ये स्थान यहाँ पर नहीं है और फिर इसमें ये ऊपर वाला स्थान नहीं है। फिर यहाँ जो ऊपर ये बीच वाला स्थान यहाँ नहीं है, तो अब ये स्थान यहाँ पर नहीं आएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2 1 2 1 2 और यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो देखिए 2 के लिए अब यहाँ पर 2 1 2 1 2 यानी ये जो है पर्सन आकृति के लिए कोड है। तो 2 के लिए है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन यहाँ पर किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन 1 बनेगा। देखिए ये 2 हो गया, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ये कोड बन गया। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 88 और 89 के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। चित्र X, ये चित्र X दे रखा है, डिब्बा बनाने के लिए मोड़ा गया है। दिए गए विकल्पों में से ऐसा विकल्प यानी डिब्बा चुनें जो बनाए गए डिब्बे के समरूप हों। तो इस प्रकार जो हमारे पास ये खुली डाइस दे रखी है और हमें इसको क्लोज करना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा। इसके लिए ट्रिक ये है कि ये जब ये हमारे पास 4 हो या 3 हो, जैसे 3 है ये 4 है, कौन सा फलक किसके विपरीत आएगा उसके लिए ट्रिक ये है, इसके विपरीत ये आएगा, यानी एक छोड़ के आता है और इसके विपरीत ये आएगा। तो यहाँ बना लीजिए, प्लस के जो विपरीत है वो डिवाइड आएगा और मल्टीप्लाई के विपरीत है वो क्या आएगा, ट्रेंगल आएगा, जो डार्क में दिया गया है। और अब रहेगा माइनस, माइनस और डॉट सर्कल जो है, तो ये हमारे पास माइनस के विरुद्ध ये जो डार्क डॉट है ये आएगा, ये डॉट है वो आएगा। तो अब या तो ये तीनों हो सकते हैं या ये तीनों हो सकते हैं, या इधर से 1 और इधर से 2 हो सकते हैं, या इस साइड से 2 या इस साइड से 1 हो। वो चिन्ह हमें दिखाई दें तो वो तो डिब्बा इसके समरूप होगा और बाकी डिब्बे हैं वो समरूप नहीं होंगे। देखिए पहला क्या है हमारे पास,
पहले यहाँ प्लस है और मल्टीप्लाई है, देखिए प्लस और मल्टीप्लाई आ गई, और फिर यहाँ पर क्या डार्क ट्रायंगल आ गया, तो मल्टीप्लाई के विपरीत ट्रायंगल है, यानी एक दूसरे के विपरीत फलक है, तो ये तो विपरीत फलक है, वो इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए ये ऑप्शन इसका गलत है। फिर हमारे पास ऑप्शन 2 है, यहाँ पे ट्रायंगल ए ट्रायंगल रही, फिर ये प्लस रहा और फिर ये डॉट, यानी इधर से 2 आ गया और इधर से 1, तो ये हो सकता, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के साथ ये आ सकता है और ये प्लस भी आ सकता है, तो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी हम 3 और 4 में देखते हैं कि ये सही है या गलत है। तो देखिए यहाँ क्या है, डॉट और माइनस है, तो डॉट और माइनस तो एक दूसरे के विपरीत हैं, ये इकट्ठे आ ही नहीं सकते, इसलिए गलत है। यहाँ डिवाइड और प्लस है, तो ये डिवाइड और प्लस ये भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत फलक है, तो ये भी नहीं आ सकता, इस प्रकार राइट ऑप्शन सेकंड हुआ। अब इसी ट्रिक का प्रयोग करके हम इसका भी बंद बॉक्स बनाते हैं। तो ट्रायंगल के विपरीत कौन आएगा, डबल डॉट आएंगे, यानी एक छोड़ करके हमें बनाने होते हैं, तो ये जो एक छोड़ करके जो भी चिन्ह दे रखे हैं वो एक दूसरे के फलक के विपरीत होंगे। और ये जो 4 डॉट दे रखे हैं इसके विपरीत कौन होगा, ये सर्कल होगा, ये हमारे पास आएगा, ये इसकी ट्रिक है। जो बच गया वो ये बच गए, तो इस प्रकार ये जो बॉक्स है यानी ये लाइनिंग वाला है, इसके साथ है ये क्रॉस वाला आएगा। अब देखते हैं, या तो ये तीनों आ जाए या ये तीनों आ जाए, या इन दोनों में से 2 और इनमें से एक जो जिसके विपरीत ना हो वो आ जाए, तो वो इसमें जो बंद बॉक्स बनेगा। देखिए पहला क्या, यहाँ मल्टीप्लाई है और नीचे ये लाइनिंग है, तो मल्टीप्लाई और लाइनिंग जो है ये इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए गलत है। अब देखिए ट्रायंगल के साथ 2 डॉट, तो ट्रायंगल और डॉट दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत है, ये इकट्ठे नहीं आ सकते, ये भी गलत है। आगे देखिए, अब इसमें क्या है, क्रॉस, ये क्रॉस है, फिर ये 4 डॉट आ गया, फिर 2, तो यानी ये आ सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अब इसमें देखते हैं, तो 4 में क्या है, सर्कल, और सर्कल के साथ क्या है 4 डॉट, ये 4 डॉट आ गए, तो ये इकट्ठे नहीं आ सकते क्योंकि ये विपरीत फलक है। इस प्रकार ऑप्शन 3 है वो इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, दी गई आकृति में कुल कितने चतुर्भुज हैं। तो ये इस आकृति में कितने चतुर्भुज हैं उसको हमने बताना है। तो इस आकृति के लिए कोई विशेष ट्रिक नहीं है, इसके सिर्फ नाम लिख करके, यानी जो वर्टेक्स है उसके ऊपर नाम लिख लीजिए। यहाँ पर A B C D E F और ये हमारे पास I H और ये G। तो ये अब नाम लिख करके अब सभी जो चतुर्भुज बनती हैं उनको आपने बना करके देखना है कौन कौन सी बन रही हैं। जो मैंने बनाई हैं तो जो इस प्रकार हैं, देखिए ये हमारे पास है, इस आकृति को मैंने इस प्रकार बनाया और इसमें सभी जो चतुर्भुज बन रही हैं उनके नाम लिखे। पहले पर ABCD, दूसरे पर AEDC है। तो इस प्रकार ये जो बनी हैं ये 7 नंबर तक आप यहाँ देख सकते हैं, बाद में आप बना लेना। उसके बाद ये हमारे पास है, ये इसमें कुल जो हैं ये I है हमारे पास, कुल इसमें 13 चतुर्भुज हैं वो बनती हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 है कि इसमें चतुर्भुजों की संख्या 13 है, जो बिल्कुल सही है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने NMMS नवंबर 2023 सेट ए के पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 to 90 को ट्रिक की सहायता से हल किया। उम्मीद है ये सभी आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।